आप मेडिटेशन करिए, क्योंकि हो सकता है कि गूगल के पास आपके सारे सवालों का जवाब ना हो। आप सोच रहे होंगे कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्किल सुनने आया हूँ और आप ये क्या बात कर रहे हैं। आप मेरा यकीन मानिए, मैं यहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जिसका आपकी ग्रोथ से कोई लेना देना ना हो। दोस्तों, आज के समय में मार्केट में इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ज्यादातर लोग जो अपना ट्रेडिंग करियर नहीं बना पा रहे हैं या प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, उसके दो मेन रीजन हैं। पहला, कि सही नॉलेज की कमी, और दूसरा, ज्यादा लोगों को फॉलो करना। एक प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको इन 4 बातों को समझना बहुत जरूरी है: टेक्निकल एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट रूल, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और एग्जीक्यूशन। कुछ लोग जो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को ही इंट्राडे ट्रेडिंग का बेस मान लेते हैं, वो एक गलती करते हैं और मार्केट उन्हें बाहर कर देता है। और वहीं दूसरी ओर जो मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और एग्जीक्यूशन बस को ही सब कुछ मान लेते हैं, वो भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। इस ऑडियो बुक सीरीज में मैं आपके बहुत सारे डाउट। विराट कोहली से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप वर्ल्ड के टॉप प्लेयर में से एक हैं, आपको कैसा लगता है? इसके रिप्लाई में विराट ने कहा कि मैं गेम पर फोकस करता हूँ, मैं कितना बड़ा प्लेयर हूँ, कौन सी रैंकिंग है, ये सब नहीं सोचता, क्योंकि क्रिकेट सबसे बड़ा है। प्लेयर्स आएंगे और जाएंगे, आप खेलने पर ध्यान दो, सीखते रहो, आप सफल हो जाओगे। बिल्कुल सेम इंट्राडे ट्रेडिंग में लागू होता है। सबसे बड़ा मार्केट ही है, आप सही करोगे तो 100% रिवॉर्ड मिलेगा। आपको क्या लगता है, आपका मूड कैसा है? इससे मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। एक और मजेदार बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आज मैं प्रॉफिट बना के ही एग्जिट करूंगा, चाहे जो हो जाए। और ऐसे इमोशंस में फंसकर ज्यादातर लोग अल्टीमेटली अपना नुकसान ही करते हैं। आप अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए तो आप एक पक्के खिलाड़ी बन जाएंगे। अपने इमोशंस को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कैसे बैलेंस करें, आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, तो आपको इस ऑडियो बुक को एक बार जरूर सुनना चाहिए, जिससे कि जो मिस्टेक ज्यादातर लोग करते हैं उससे आप बच सकें। इसमें आप प्राइस लेवल, कैंडलस्टिक चार्ट्स, इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम, मनी मैनेजमेंट रूल, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स और इंट्राडे ट्रेडिंग के 4 इंपॉर्टेंट टूल्स प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सीख सकते हैं। साथ ही इसमें विराट कोहली के 4 सक्सेस फार्मूलाज, जो कि आपको एक अच्छा इंट्राडे ट्रेडर बना सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस ऑडियो बुक के शानदार सफर को और जानते हैं कि एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर कैसे बना जाए। सुने जो मन चाहे। Why intraday trading is a losing game for money traders? कई ट्रेडर्स के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग एक लूजिंग गेम क्यों है? दन दन दन। सुबह की यूजुअल वेकअप बेल ने मुझे गहरी नींद से जगा दिया। ठीक 4 बजे थे। विपश्यना मेडिटेशन प्रोग्राम का ये 9वां दिन था, लेकिन मुझे खुशी हुई क्योंकि शाम तक मैं बोल सकता हूँ, मैं अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और सबसे जरूरी बात ये कि मैं उन सभी क्रेजी आइडियाज को लिख सकता हूँ जो पिछले 8 दिनों के इंटेंस मेडिटेशन हर दिन 14 घंटे में मेरे दिमाग में आए। मेडिटेट करो, कुछ सवालों का जवाब गूगल नहीं दे सकता। मैं वहां एक वजह से था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने करियर में बेस्ट मनी बनाने के दिन मैं दुखी हो जाऊंगा। लेकिन इतना माइजरेबल दिन एक्सपीरियंस करने के बाद मैं 10 दिनों के इंटेंस विपश्यना प्रोग्राम में जाने का फैसला किया, जिसे मैंने कुछ सालों के लिए पोस्टपोन कर दिया था। मैं नहीं जानता था कि मैं अपने दुख की वजहों को जानना चाहता हूँ या मैं एक डे ट्रेडर के रूप में सुधरना चाहता हूँ। लेकिन चाहे कुछ भी हो, प्रोग्राम को पूरा करने का फैसला किया। काफी मशक्कत के साथ मैं प्रोग्राम के 9वें दिन पहुंचा। 9वें दिन दोपहर तक सभी मेडिटेशन सेशंस बहुत अच्छे से चले। फिर मैंने मोबाइल और जरूरी सामान लेने के लिए लोगों को लाइन में खड़ा देखा। किसी तरह मुझे उन्हें वापस लेने की कोई इच्छा नहीं हुई। इसके अलावा मैं उस सुकून को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था जो मैंने पिछले 8 दिनों में पाया था। शाम तक हमें एक दूसरे के साथ बात करने की इजाजत दी गई। विपश्यना प्रोग्राम में लोगों को 9वें दिन शाम तक मौन व्रत रखना था और मैंने पैगोडा के पास एक छोटी सी गैदरिंग देखी। मैं वहीं खड़ा हो गया
और धीरे धीरे उनसे बात करने लगा। जब मैंने ग्रुप में अपना इंट्रोडक्शन दिया तो एक आदमी तुरंत चिल्लाया, वाह, यहाँ एक और स्टॉक मार्केट ट्रेडर है। मैंने कहा, क्या तुम सीरियस हो? उसने कहा, हाँ, कुछ मिनट पहले मैंने उनसे बात की थी। वो गोरा है और उसने सफेद कुर्ता पहना हुआ है। मैंने जवाब दिया, ओके, मुझे चेक करने दो। मैं पूरे कैंपस में घूमता रहा, लेकिन मुझे सफेद कुर्ता पहने हुए गोरा आदमी कोई दिखा ही नहीं। अगले दिन मैंने उसे देखा और हमने कुछ देर बात की। मैं चौंक गया जब मुझे पता चला कि पिछले हफ्ते ही उसने फुल टाइम डे ट्रेडिंग करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी और अपनी न्यूली वेडेड वाइफ के साथ प्रोग्राम में आया था। कुछ टाइम बाद हम फिर से प्रोग्राम की क्लियरिंग क्यू में मिले और उन्होंने अपनी पत्नी को मुझसे मिलवाया। दोनों जवान, प्यारे और हैप्पी कपल थे। उसी समय मैंने उनकी मदद करने का फैसला किया। यदि पैसा बनाने में नहीं तो कम से कम डे ट्रेडिंग में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट न खोने में। प्रोग्राम पूरा होने के कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। वे मेरी तरह जल्दी उठने वालों में से थे, इसलिए एक दिन मैं उनके घर नाश्ता करने गया। नाश्ते के बाद उन्होंने अपना ट्रेडिंग सिस्टम समझाना शुरू किया, जिससे उन्हें अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ने और करियर के रूप में फुल टाइम ट्रेडिंग करने का कॉन्फिडेंस मिला। मुझे नहीं पता था कि आखिर मैं क्या कहूँ, क्योंकि उन्होंने एक सुपर ट्रेड इंडिकेटर का इस्तेमाल करके एक सिंपल सिस्टम तैयार किया जो एक ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से काम करती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पिछले कुछ महीनों से ट्रेंड कर रहे थे और इसलिए उन्हें अपने ट्रेडिंग में अच्छे रिजल्ट मिले। इस लिमिटेड फेवरेबल एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने फुल टाइम ट्रेडिंग करने का फैसला लिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब मार्केट साइडवेज ट्रेंड या एक नैरो रेंज पीरियड में चला जाता है तो उसके सिस्टम का क्या होता है। अगर आप अवेयर नहीं हैं तो कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में अच्छे रिजल्ट्स देता है, लेकिन वही सिस्टम साइडवेज एनवायरनमेंट में बहुत ही खराब रिजल्ट शो करता है जब मार्केट वोलाटाइल होती है। इसी तरह एक मीन रिवर्जन ट्रेडिंग सिस्टम लो खरीदें और हाई बेचें साइडवेज ट्रेंड में अच्छी तरह से काम करती है, लेकिन ये एक ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में बुरी तरह से फेल हो जाती है। तो आदमी को अपने ट्रेडिंग के साथ मार्केट के इन अलग अलग फेज का एक्सपीरियंस करना पड़ता है ताकि वो अपने ट्रेडिंग सिस्टम या कॉन्सेप्ट में डिफरेंशिएट कर पाए कि कब ये काम करता है और कब फेल होता है। मार्केट की फेवरेबल कंडीशन में वो पिरामिड की कंडीशंस के बारे में सोच सकता है और दूसरे मामलों में उसे ट्रेडिंग को अवॉइड करने या पर ट्रेडिंग कम जोखिम लेने के लिए नए रूल्स डेवलप करने चाहिए। मैंने उसे ये सारी बातें समझाई। इसके अलावा मैं उनसे संपर्क में रहा और समय समय पर इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जरूरी जानकारी शेयर करता रहा। कुछ सालों के स्ट्रगल के बाद उन्होंने अपना खुद का डे ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप किया जो उनकी पर्सनालिटी को सूट करती है और आज वो एक ट्रेडर की फ्रीडम का मजा ले रहे हैं। मैं कहानी के बचे भाग को बाद के चैप्टर्स में सही समय पर शेयर करूंगा, जैसे कि मेरे दुख की वजह जब मैंने बहुत पैसा कमाया और मेरे दोस्त ने सफल ट्रेडिंग की और कैसे प्रोग्रेस की। इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ एक T20 क्रिकेट गेम क्यों है? T20 क्रिकेट सबसे एग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है। हर क्रिकेटर हर खेल के लिए इनक्रेडिबल प्रिपरेशन करता है और खामियों के बिना इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग किसी भी T20 गेम की तरह एग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव हो सकती है। दोनों खेलों में स्टेक्स हाई होते हैं और जो खेल जीतने में लगता है वो उससे कहीं ज्यादा है जो आप अपने मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर देखते हैं। 2011 ICC वर्ल्ड कप खिताब के लिए भारत को कोचिंग देने वाले गैरी कर्स्टन ने कहा, हम इंडिविजुअल सक्सेस पर फोकस से हट गए हैं और उस पर ध्यान जो हम एक टीम की तरह हासिल करना चाहते थे। कई खिलाड़ियों ने खुलासा किया कि गैरी 90% से ज्यादा टाइम वीडियो फुटेज, इन गेम प्रोबेबिलिटीज और स्ट्रेटजीज एनालिसिस करने में लगाते थे। गैरी और एमएस दोनों खेल से एक दिन पहले स्ट्रेटजीज समझाते थे। जब खिलाड़ी फाइनली मैदान पर कदम रखते थे वे सिर्फ प्री डिजाइन की गई स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट कर रहे थे। इसी तरह ट्रेडर्स को खेल शुरू होने से पहले अपनी इंट्राडे स्ट्रेटजीज प्लान करनी चाहिए। अगर आप एक लाइव मार्केट में डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तैयार करने का सोच लेते हैं तो आप बड़े लेवल पर फेलियर के लिए खुद को सेट कर रहे हैं। क्रिकेट कोच और कप्तान एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं, वे एक प्लान बनाते हैं। अगर हम टॉस जीतते हैं तो हमें पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए या पहले गेंदबाजी करनी चाहिए? क्या हमारा गोल पहले पावर प्ले में एग्रेसिवली स्कोर करना है या जितना पॉसिबल हो सके विकेट बरकरार रखना है?
और आखिरी के कुछ ओवरों में ज्यादा रन बनाना है। इंट्राडे ट्रेडर्स को इसी तरह की स्ट्रेटजीज के साथ अपना प्लान तैयार करना चाहिए। मैं एक ट्रेडिंग डे में कितने ट्रेड कर रहा हूं, पर ट्रेड परसेंट रिस्क क्या है, किसी भी ट्रेड डे पर अधिकतम परसेंट रिस्क कितना होना चाहिए, इन नियमों को कब तोड़ें। डे ट्रेडर्स के लिए नंबर्स बहुत जरूरी हैं। एक डे ट्रेडर जानता है कि उसके ऑप्शंस बाइंग ट्रेडिंग सिस्टम में केवल 30% सफलता का रेशियो है, फिर उसके फेल होने का रेशियो 70% है और इस बात की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसे लगातार कई असफल ट्रेड मिलेंगे। मान लें कि वो इमोशनली अपनी ट्रेडिंग कैपिटल का केवल 30% तक खोने में कंफर्टेबल है। बैक टेस्टिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि उसने ऑप्शन बाइंग सिस्टम में पास्ट में 10 सक्सेसिव फेल्ड ट्रेड हुए। ऐसे में उसे हर ट्रेड पर 3% से ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहिए। कुछ T20 खेलों में लोग क्रिकेट अंपायरों को दोष देते हैं और कहते हैं कि उनकी गलती की वजह से उन्हें खेल में प्राइस चुकानी पड़ी, लेकिन सच्चाई कड़वी है। अंपायरों की वजह से कभी किसी का खेल खराब नहीं हुआ। हो सकता है कि कभी कभार उन्होंने गलती की हो, लेकिन ये टीम ही है जो अंत में खेल जीतती या हारती है। यदि कोई टीम अपोनेंट के सभी 10 विकेट लेती है या 50 से 100 प्लस रन बनाती है तो अंपायर कॉल मायने नहीं रखती। इसी तरह मार्केट को डे ट्रेडर से कोई शिकायत नहीं है। डे ट्रेडिंग सिर्फ एक ट्रेडिंग टाइप है। अगर आप सही हैं तो मार्केट आपको पैसे का रिवार्ड देता है और अगर आप गलत हैं तो ये आपके पैसे वापस ले लेता है। 5 कारण क्यों लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में छलांग लगाते हैं। आम लोगों के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग एक रोमांचक और मिस्टीरियस एक्टिविटी है। यूट्यूब पर आकर्षक प्रॉफिट मेकिंग वीडियो एड सबसे ज्यादा एक्साइट करते हैं। अगर आप किसी आदमी से इंट्राडे ट्रेडिंग सुनते ही उसके दिमाग में आने वाले शब्द बोलने को कहते हैं तो वो या तो पैसा या डर कहते हैं। मैं आपको एक ओपन सीक्रेट बताता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग चैलेंजिंग है और ज्यादातर लोग इसमें पैसा गंवा देते हैं। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि ये जानते हुए कि मेजॉरिटी अपना पैसा गंवा देती है, लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में क्यों छलांग लगाते हैं। क्योंकि अगर हम ये पता लगा लें कि प्रॉब्लम क्या है तो हम इसे सॉल्व करने के तरीकों की तलाश कर सकते हैं। आगे वो 5 आसान रीजंस हैं जो युवाओं को डे ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। पहला, क्विक मनी। वॉरेन बफेट की हैसियत $100 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूं कि वो फिर से 40 होने के लिए $99 बिलियन पे करने में खुश होंगे। ये इंडिकेट करता है कि टाइम हमारी सबसे बड़ा एसेट है। वॉरेन बफेट और टीम और उनके फॉलोअर्स को छोड़कर हम में से हर कोई क्विक मनी बनाना चाहता है। इसका मतलब है कि हम समय का फायदा उठाना चाहते हैं जो हमारा सबसे बड़ा एसेट है। अगर नहीं तो आप इस बुक को नहीं उठाते। पैसा लाइफ में ज्यादा कंफर्ट और लग्जरी देता है। हर कोई सोचता है कि क्विक मनी जनरेट करने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। कैसीनो, लॉटरी और गैम्बलिंग के अलावा इसमें कोई शक नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग पैसा बनाने के क्विक प्लेटफॉर्मों में से एक है, लेकिन पहले 3 की तरह ये कुछ रिस्क के साथ आता है और स्पेसिफिक स्किल्स की मांग करता है। अगर आप इन सभी रिस्क से कम करने वाले रीजंस को जाने बिना और नेसेसरी स्किल्स डेवलप करने के पहले ट्रेड कर रहे हैं तो आप केवल एक और लूजिंग प्लेयर बन जाएंगे। दूसरा, स्मॉल कैपिटल। कुछ साल पहले मैं एक छोटे से कमिटेड ट्रेडर्स ग्रुप को एक पोजिशनल ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम सिखाया था। इसमें हर महीने के आखिर में एक कैचअप मीटिंग शामिल थी। ऐसी ही एक मीटिंग में मैंने देखा कि ग्रुप के कई मेंबर इतने खुश नहीं थे। मैं वजह को गेस नहीं कर सका क्योंकि उनमें से ज्यादातर ने पिछले महीने लगभग 8-10 ट्रेड किए थे। इन सभी ट्रेडों में से 3-4 ट्रेड ब्रेक इवन थे। एक ट्रेड ने स्टॉप लॉस लिया था और बाकी ट्रेडों से छोटा छोटा फायदा हुआ था। इसलिए कुल मिलाकर उन्होंने उस महीने में लगभग 2 से 4% रिटर्न कमाया। ये परफॉर्मेंस भी तब आया जब निफ्टी गिरावट में था, लेकिन उनमें से ज्यादातर सेटिस्फाइड नहीं थे। जब मैं बात की तह तक गया तो मुझे इसकी वजह समझ में आई। मैंने उन्हें कहा था कि वे 1 लाख रुपए की छोटी पूंजी लगभग $1300 से शुरुआत करें, तो उस पूंजी का यूज करके उन्होंने 2000 से 4000 रुपए यानी $25 से $50 बनाए। उनमें से ज्यादातर केवल ये देख रहे थे कि उन्होंने कितना पैसा कमाया, यानी 2000 रुपए से 4000 रुपए।
वे सोच रहे थे कि इस छोटी सी अमाउंट से बिल्स पे करना मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया कि उन्होंने अपनी कैपिटल पर 2 से 4% रिटर्न मार्केट की एडवर्स कंडीशन में पाया, और अगर वे उसी प्रोसेस को जारी रखते हैं तो वे हर साल 24 से 48% बनाते, कंपाउंडिंग को इग्नोर करने के बाद, जो कि ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए रिमार्केबल रिटर्न है। जब मैंने ये समझाया तो उनकी डिसअपॉइंटमेंट अपने आप दूर हो गई। उम्मीद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रिटेल ट्रेडर्स के साथ सबसे सिग्निफिकेंट इश्यू में से एक है। बहुत से ट्रेडर्स स्मॉल कैपिटल से शुरू करते हैं और कैपिटल पर ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नजरिए से रिटर्न नहीं देखते हैं। वो पहले दिन से ही वो अपनी छोटी पूंजी के बावजूद इतना मनी पैदा करना चाहते हैं कि वे अपने बिलों का भुगतान कर सकें। अगर कोई ट्रेडर इस फैक्ट को समझता है और अपनी विनिंग सिस्टम के साथ लगातार बने रहने के लिए सही एक्शन लेता है तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग गेम में बना रहेगा और आखिरकार पैसा कमाएगा। तीसरा, कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं। कुछ ट्रेडर आधी रात को अचानक ऐसे जाग जाते हैं मानो उन्होंने कोई भयानक सपना देखा हो, लेकिन वे SGX निफ्टी या डो जोन्स के लेवल को देखने के लिए जागते हैं। उनमें से ज्यादातर पोजिशनल ट्रेडर्स हैं और वे मार्केट में एक ओपन पोजीशन में हैं। ऐसे में उनके मन में एंजाइटी भर जाती है और उनके अचानक उठने की वजह बनती है। सौभाग्य से इंट्राडे ट्रेडर्स इससे नहीं गुजरते जब तक कि वे अपनी पोजीशन नहीं रखते, क्योंकि हम मार्केट बंद होने से पहले अपनी सभी पोजीशन को बंद कर देते हैं। ज्यादातर देशों में इस कम रिस्क की वजह से डे ट्रेडर्स को एक्स्ट्रा मार्जिन बेनिफिट्स भी मिलता है। चौथा, नॉलेज की कमी। ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए ये एक सरप्राइजिंग रीजन हो सकता है, लेकिन ये एक सच्चाई है। मुझे इसका एहसास तब हुआ जब कई ट्रेडर्स ने एक्सेप्ट किया कि उन्हें लगता था कि ट्रेडिंग का मतलब केवल इंट्राडे ट्रेडिंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब एक बिगिनर जो बाजार के बारे में कुछ नहीं जानता एक ट्रेडिंग खाता खोलता है और ऑर्डर पंच करना शुरू करता है, तो ज्यादातर ब्रोकर अपने डिफॉल्ट ऑर्डर टाइप के रूप में MIS यानी मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ को पॉपुलेट करते हैं। इसलिए EOD यानी एंड ऑफ द डे द्वारा पोजीशन ऑटोमेटिकली चुकता हो जाएगी। इसलिए वे मानते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब केवल इंट्राडे ट्रेडिंग है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सभी तरह के ट्रेडिंग को एक्सप्लोर करें, स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि वे कैसे काम करते हैं तो कोई भी ट्रेडिंग टाइप चुनें जो आपके माइंडसेट को कॉम्प्लीमेंट करता है और आपके लिए मैनेज करना आसान हो। पांचवा, पेशेंस की कमी। जहां तक मुझे याद है मैं एक इम्पेशेंट पर्सनैलिटी रहा हूं, लेकिन मार्केट ने बहुत कुछ सिखाया और एक बेस्ट क्वालिटी जो उसने दी है वो है पेशेंस। लोग सोचते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के लिए 2-3 साल बहुत लंबा टाइम है, लेकिन वे 30 से 40 साल नौकरी में बिता देंगे और पूरी लाइफ गरीबी में काट देंगे। वे एक ही झटके में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और सभी ट्रेडिंग ट्रिक्स सीखने के लिए पेशेंस नहीं रखते हैं। वे मानते हैं कि डे ट्रेडिंग में कम स्किल्स की जरूरत होती है और ट्रेडों को मैनेज करने के लिए केवल कुछ मिनटों की जरूरत होती है। लेकिन अगर किसी आदमी के पास प्रॉपर पेशेंस नहीं है तो वो यहाँ सरवाइव नहीं कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना जुनून या एनर्जी है। यदि आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप जल्द ही डे ट्रेडिंग में हार जाएंगे। हमेशा याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बनाया गया था, बल्कि रोम हर दिन बनाया गया था। लोग असल में डे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, वे सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हैं। एक दिन मुझे एक अधेड़ उम्र के आदमी का फोन आया। उसने अपना परिचय दिया और जानना चाहा कि क्या इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा कमाना पॉसिबल है। मैंने उसे बताया कि ये उस इंसान पर डिपेंड करता है, मार्केट के लिए उसकी इच्छा और इस पर कि वो अपने ट्रेडिंग को कैसे एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा मैंने ये भी समझाना शुरू किया कि कैसे मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी डे ट्रेडिंग में जरूरी रोल निभाते हैं। लेकिन 2 मिनट के अंदर उन्होंने अचानक मेरा एक्सप्लेनेशन बंद कर दिया और कहा, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग जानता हूं और मैं इसे 20 साल से कर रहा हूं। उनके अचानक रूड रिस्पॉन्स ने 3 चीजों की ओर इशारा किया। पहला, वो सोचता है कि अगर कोई शख्स एक MIS ऑर्डर यूज करके एक ट्रेडिंग दिन के अंदर शेयर बेचना और खरीदना जानता है, वो शख्स इंट्राडे ट्रेडिंग जानता है। वो इंट्राडे ट्रेडिंग की उसकी लिमिटेड डेफिनेशन है। दूसरा, उसके पास पेशेंस की कमी है।
और वो मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए एक क्लोज्ड माइंडसेट रखता है। जब तक वो इस माइंडसेट को नहीं बदलता, मुझे डाउट है कि वो इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बना पाएगा। तीसरा, इन 20 सालों से वो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहा था। वो अपने दिमाग के थॉट प्रोसेस के बेस पर हर दिन रैंडमली कुछ दांव लगा रहा था। गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेम और डे ट्रेडिंग अक्सर एक ही तरह से समझे जाते हैं, इसलिए कई लोग मानते हैं कि वे सभी सेम हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में एक फेमस कहावत है, ड्रॉइंग अ सर्कल एंड वेटिंग फॉर अ काउ टू एंटर इज गैम्बलिंग। एक सर्कल खींचना और गाय का उसके अंदर से गुजरने का वेट करना गैम्बलिंग है। गाय को ढूंढना और उसके चारों ओर एक सर्कल बनाना ट्रेडिंग है। मुझे नहीं पता कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, लेकिन ये गैम्बलिंग और ट्रेडिंग का फर्क एकदम सही तरीके से बताता है। ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूँ। इफ यू आर गेसिंग, यू आर गैम्बलिंग। एक स्थानीय सब्जी विक्रेता जो अपने ठेले से गली गली सब्जियां बेचता है, प्राइमरी बाजार या आसपास के गांवों से थोक में सब्जियां खरीदता है और कम क्वांटिटी में कई लोगों को ज्यादा प्राइस पर बेचता है। आपको लगता है कि वो गैम्बलिंग है? यदि आपका आंसर है नहीं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग भी गैम्बलिंग नहीं है। सब्जी विक्रेता अपना हिसाब लगाता है और कुछ फायदा कमाने के लिए सब्जियों को ऊंचे दामों पर बेचता है। उसी तरह कीमतों में उतार चढ़ाव का हिसाब करने और ट्रेडों को लेने के लिए डे ट्रेडर्स की अपनी तकनीक होती है। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि बहुत से लोग इस एनालाइजेशन को नजरअंदाज कर देते हैं। डे ट्रेडिंग के लिए जरूरी स्किल सीखने के लिए मेहनत नहीं करते हैं और सीधे इंट्राडे बेट्स लगाना शुरू कर देते हैं। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। आईपीएल ने भारतीय क्रिकेट के माहौल को बड़े लेवल पर बदल दिया, बल्कि ये कई युवा भारतीय क्रिकेटरों के लिए अपना टैलेंट दिखाने और देश के लिए खेलने का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। लेकिन कई लोग आईपीएल के हर मैच पर सट्टा लगाते हैं और वे पैसे गंवा देते हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आईपीएल खराब है? आईपीएल सिर्फ एक फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म है। ये उस आदमी पर डिपेंड करता है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है और इस तरह नेशनल के लिए खेलना चाहता है, या सभी पैसे गंवाने के लिए कुछ बेवकूफी से भरे मामलों पर बेट करना चाहता है। इंट्राडे ट्रेडिंग आईपीएल की तरह है। कोई इसका यूज अच्छा और पैसा कमाने के लिए या फिर सारा पैसा गंवाने के लिए गैम्बलिंग सोर्स की तरह कर सकता है। आप कौन सा चुनते हैं? सक्सेस के लिए विराट कोहली के 4 नियम। क्या आप जानना चाहते हैं कि विराट कोहली इस प्लेनेट पर सबसे सफल क्रिकेटर क्यों है? कई रीजन के लिए, लेकिन आइए केवल 4 रीजन इन बहानों में नौकरी का दबाव और समझें कि उन्हें कैसे लागू करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, नॉलेज की कमी, वगैरह वगैरह शामिल है। कमिटमेंट। लेकिन दिसंबर की लाइफ में या तो बहाने, विराट रिजल्ट 18 साल के थे, दोनों नहीं, और वो दिल्ली की ओर से एक रणजी मैच में खेल रहे थे जो कर्नाटक के खिलाफ था। वो रात भर में 40 रन बनाकर नॉट आउट रहे, लेकिन उनके पिता को एक हार्ट अटैक पड़ा और उनकी डेथ हो गई। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं और अपने काम पर फोकस कर सकते हैं, तो सक्सेस आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। विराट इसमें मास्टर हैं और वो हमेशा क्रिकेट पर फोकस करते हैं। कई ट्रेडर्स एक ट्रेडिंग सिस्टम पर टिक पाते हैं। जब आप किसी आदमी के साथ कुछ टाइम के लिए रहते हैं, तभी आप अलग अलग कंडीशंस में उस शख्स के नेचर को जज कर सकते हैं। इसी तरह जब कोई ट्रेडर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का काफी समय तक यूज करता है, तभी उसे पता चलेगा कि ये स्ट्रेटजी कब ज्यादा फायदा देती है या कब नुकसान देती है, वगैरह। तीसरा, फिटनेस इज द की। क्या आप 3 सबसे फिटेस्ट क्रिकेटरों का नाम बता सकते हैं? ये सवाल आप इस प्लेनेट के किसी से भी पूछ सकते हैं और हर कोई लिस्ट में विराट का नाम लेता है। ये शो करता है कि वो टॉप 3 सबसे फिट क्रिकेटरों में से एक हैं और ये उसी सभी मैच खेलने और हर खेल में कंट्रीब्यूट करने में मदद करता है। उनकी फिटनेस उन्हें बेहतर परफॉर्मेंस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और क्विक रिफ्लेक्सेस देती है। ट्रेडर्स भी अच्छे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बनाए रखने का एम रख सकते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव, नुकसान और मुनाफा, थकान और मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं। इसलिए प्राणायाम और मेडिटेशन के साथ साथ सही खान पान, योग या कोई भी फिजिकल वर्क करके अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना जरूरी है। 4, खेल में बने रहना।
ये एक गुण विराट को टॉप क्रिकेटरों की यूनिक लीग में रखता है। बॉलर फ्रेंडली कंडीशंस में या जब कंडीशन शॉट हिट करने के लिए ठीक नहीं होती है, विराट हर गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करते हैं। वो अपनी शानदार दौड़ से डॉट बॉल को एक रन से 2 रन में बदल देते हैं। इससे गेंदबाजों और फील्डरों पर भारी प्रेशर पड़ता है। उसी टाइम से वो बड़े शॉट खेलना शुरू कर देते हैं। हर इंट्राडे ट्रेडर सेम तकनीक यूज कर सकता है। जब मार्केट की कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है तो हमें अपनी कैपिटल को बचाने की कोशिश करनी चाहिए और हर ट्रेडिंग पर छोटे रिटर्न का गोल रखना चाहिए। जब हम नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाते हैं तो हम ज्यादा या थोड़ा और रिस्क उठाकर ज्यादा पैसा बनाने के अपने प्लान्स पर काम कर सकते हैं। प्लीज आगे कहे गए स्टेटमेंट्स को ध्यान से सुनें और मुझे बताएं कि कौन सा गैम्बलिंग है और कौन सा एनालिसिस है। स्टेटमेंट 1, विराट कोहली न्यूनतम 20 रन बनाएंगे। शर्त 1:2 के लिए है। इसका मतलब है कि अगर वो 20 प्लस रन बनाते हैं तो आप 2000 रुपए जीतेंगे और अगर वो 20 रन नहीं बना पाते हैं तो आप 1000 रुपए खो देंगे। ये मानते हुए कि आप 1000 रुपए का बेट लगाते हैं। स्टेटमेंट 2, ईशांत शर्मा कम से कम 20 रन बनाएंगे। शर्त 1:5 के लिए है। इसका मतलब है कि अगर वो 20 से ज्यादा रन बनाता है तो आप 5000 रुपए जीतेंगे और अगर वो 20 रन बनाने में विफल रहता है तो आप 1000 रुपए खो देंगे। ये मानते हुए कि आप 1000 रुपए की शर्त लगाते हैं। क्रिकेट की थोड़ी बहुत नॉलेज रखने वाला कोई भी शख्स स्टेटमेंट 1 को एनालिसिस के रूप में और स्टेटमेंट 2 को गैम्बलिंग बताएगा, क्योंकि टेस्ट, वनडे, T20 और IPL में विराट कोहली का बल्लेबाजी एवरेज क्रमशः 92, 59, 53 और 38 है इस किताब को लिखते समय तक। इसलिए अगर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ 20 प्लस रन के लिए शर्त लगाते हैं तो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन ईशांत शर्मा का बल्लेबाजी एवरेज टेस्ट, वनडे, T20 और IPL में क्रमशः 8.2, 4.8, 8 और 9.2 है इस किताब को लिखने के समय तक। उन्होंने सिर्फ एक बार टेस्ट में 50 रन बनाए हैं। इसलिए अगर आप 20 प्लस रन के लिए दांव लगाते हैं तो पैसे गंवाने के चांसेस ज्यादा हैं। हालांकि 1:5 रिस्क रिवॉर्ड है। सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडिंग एक ठोस ट्रेडिंग पैटर्न ट्रेडिंग में विराट कोहली खोजने और इसे कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट के साथ एग्जीक्यूट करने के बारे में है। यहाँ तक कि विराट कोहली भी कभी कभी शून्य पर आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका बेट टोटल कैपिटल के 2% से कम है तो आप हमेशा विजेता बनकर उभरेंगे। इसी तरह अगर आप किसी भी इंट्राडे ट्रेड पर कुल नुकसान को 2% से नीचे रेस्ट्रिक्ट करते हैं और एक ठोस इंट्राडे सेटअप रखते हैं और अगर आप इसे कॉन्स्टेंटली एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। डे ट्रेडिंग में भारी सक्सेस हासिल करने के लिए 4 पिलर्स। कोई भी वेंचर जो अपना काम शुरू करने से पहले तैयारी के फेज को शामिल नहीं करता है वो अक्सर फेल हो जाता है। एक पायलट को हवाई जहाज उड़ाने से पहले तैयारी करनी होती है। एक एक्टर को भी कैमरे के सामने एक्टिंग करने से पहले कुछ रिहर्सल पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली कई लोग वीकेंड में डे ट्रेनिंग में एक कोर्स में भाग लेते हैं। वे मंडे की सुबह हाई एनर्जी के साथ उठते हैं, एक कप कॉफी लेते हैं और ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। वे ऐसे ट्रेडिंग करते हैं जैसे मार्केट उसी दिन खत्म हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रेडिंग वर्कशॉप्स हेल्पफुल इंफॉर्मेशन देती हैं, लेकिन एक दिन में सब कुछ टेस्ट करने और सीरियस बेट्स लगाने की कोशिश करना बेवकूफी है। लगातार पैसा कमाना एक इंट्राडे ट्रेडर का अल्टीमेट गोल होता है, लेकिन इसे पाने के लिए अपने ट्रेडिंग में 4 प्रिंसिपल्स को शामिल करना होगा। इनमें से हर प्रिंसिपल समान रूप से जरूरी है और इंट्राडे ट्रेडिंग में भारी सक्सेस के लिए ठोस पिलर्स की तरह काम करता है। 4 पिलर्स फॉर मैसिव सक्सेस इन इंट्राडे ट्रेडिंग। 1. टेक्निकल सिस्टम। विनिंग ट्रेडर बनने की प्रोबेबिलिटी तभी बढ़ती है जब आप एक लूजिंग ट्रेडर की तरह बिहेव करना बंद करते हैं। ये लूजिंग ट्रेड आमतौर पर क्या करते हैं? वे ब्रोकर के साथ एक ट्रेडिंग खाता खोलते हैं। वे अपने दोस्तों, ब्रोकर या सोशल मीडिया के स्टॉक के बारे में कुछ खबर सुनते हैं और वे कुछ शेयर खरीदते हैं। वे शुरुआती ट्रेडों में कुछ पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ट्रेड घाटे देते हैं।
लेकिन ये सही ट्रेडिंग अप्रोच नहीं है। सबसे पहले आपको एक अच्छी इंट्राडे स्ट्रेटजी ढूंढनी होगी जो आपके माइंडसेट के हिसाब से हो। 3 फैक्टर किसी भी इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम को अंतिम रूप देने में जरूरी रोल निभाते हैं। 1. डायरेक्शन ऑफ प्राइस। 2. मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस। 3. बेस्ट एंट्री पॉइंट। एक टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम को एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, पर ट्रेड कितना % जोखिम, पर डे कितने ट्रेड आदि के सभी रूल्स को डिफाइन करना चाहिए। आगे के चैप्टर में मैं पूरे नियमों के साथ 10 प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम और बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा। 2. मनी मैनेजमेंट। यहाँ तक कि एक खराब ट्रेडिंग सिस्टम भी अच्छे मनी मैनेजमेंट के साथ पैसा कमा सकती है। जैक डी श्वागेर। मनी मैनेजमेंट ट्रेड में पोजीशन साइज को बढ़ाने या घटाने का एक प्रोसेस है जिससे रिस्क को कंट्रोल किया जाता है ताकि मैक्सिमम रिटर्न पाया जा सके। ये डे ट्रेडर्स के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ट्रेडिंग में एक स्ट्रिक्ट तरीका बताता है जिसे फॉलो करना चाहिए। एक इंटेलिजेंट डे ट्रेडर का गोल ठीक ठाक पैसा कमाते हुए मैक्सिमम ड्रॉ डाउन छोटा रखना होना चाहिए। मैं चैप्टर 6 में मनी मैनेजमेंट के बारे में और जानकारी दूंगा। 3. ट्रेडिंग साइकोलॉजी। हर शख्स की ह्यूमन साइड एवरेज इन्वेस्टर या सट्टेबाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। जेसी लिवरमोर। इंट्राडे ट्रेडिंग से शुरू करने वाला हर शख्स 4 शक्तिशाली इमोशंस से गुजरता है: लालच, भय, पछतावा और आशा। शुरुआत में एक ट्रेडर को इन इमोशंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं पता होता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है। वो टेक्निकल एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट रूल्स सीखता है लेकिन फिर भी प्लान के मुताबिक अपने ट्रेडों को एग्जीक्यूट करने में स्ट्रगल करता है। मैं चैप्टर 7 में डिटेल से ट्रेड साइकोलॉजी में इंप्रूवमेंट के स्टेप्स पर चर्चा करूंगा। 4. एग्जीक्यूशन। प्लान के अनुसार ट्रेडों का एग्जीक्यूशन ट्रेड की अल्टीमेट गोल है। एक बार जब आप एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी सिस्टम डेवलप कर लेते हैं और मनी मैनेजमेंट रूल्स को समझ लेते हैं तो ये एक बैलेंस माइंडसेट यानी साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में ट्रेडों के एग्जीक्यूशन करने के बारे में है। ट्रेडिंग के बारे में 2 बातें हमेशा याद रखें। 1. आप पैसे कमाने के बिजनेस में आज हैं और अगर हो सके तो हर दिन। 2. पैसा उन लोगों के पास नहीं जाता जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ये उन लोगों के पास जाता है जो इसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक सक्सेसफुल डे ट्रेडर बनने के लिए ये सभी 4 पिलर जरूरी हैं। हर दिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे खोजें? जब मैंने इस बुक को लिखने के बारे में सोचा तो मेरे मन में इस टॉपिक को शामिल करने का कोई ख्याल नहीं था। मैंने अपने फॉलोअर्स को एक सिंपल ट्वीट भेजकर पूछा कि मुझे अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग बुक में किन टॉपिक्स को शामिल करना चाहिए। मुझे ताज्जुब हुआ, कई लोगों ने इस टॉपिक को शामिल करने का सुझाव दिया। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि मैं ये सोचता था कि एक सिंपल टॉपिक है और कोई भी इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन पा सकता है। लेकिन गूगल में एक कीवर्ड सर्च ने भी यही इशारा किया। जब इंट्राडे ट्रेडिंग की बात आती है तो ज्यादातर लोग यही सवाल पूछते या खोजते हैं। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को शामिल करने का फैसला किया। इट इज इजी टू फाइंड स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडर्स ये सवाल तब पूछते हैं जब उन्होंने एक ट्रेडिंग पैटर्न को फाइनलाइज किया हो और उन्हें उन सभी स्टॉक्स की पहचान करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है जो लिस्टेड कंपनियों की लंबी लिस्ट में इस पैटर्न को दिखाते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि एक पैटर्न या एक स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग कैसे शक्तिशाली रिजल्ट दे सकती है। एक स्क्रिप्ट या पैटर्न की पावर। आपको अपने लिविंग के खर्चे निकालने के लिए केवल एक पैटर्न की जरूरत है। लिंडा रश्के। मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने एक बार 10,000 किक की प्रैक्टिस की है, बल्कि मैं उस आदमी से डरता हूँ जिसने 10,000 बार एक किक की प्रैक्टिस की है। ब्रूस ली। ये वर्ल्ड क्लास ट्रेडर लिंडा रश्के और नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली द्वारा दिए गए 2 फेमस स्टेटमेंट हैं। लेकिन क्या आप दोनों स्टेटमेंट में सिमिलैरिटी देख सकते हैं? दोनों कोट्स पावर ऑफ 1 के बारे में बात करते हैं। हमें अपने आप से एक सवाल पूछने की जरूरत है, ट्रेडिंग में हमारे लिए क्या जरूरी है, पैसा कमाना या इस दुनिया में मौजूद हर पैटर्न का ट्रेड करना? कॉन्शियसली हम पैसा बनाने का ऑप्शन चुन सकते हैं, लेकिन बिना ज्यादा कॉन्शियसनेस के ट्रेडिंग से रिलेटेड हमारी एक्टिविटी इसको सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि हम सभी पैटर्न, सभी शेयरों और सभी ट्रेडिंग डेज में ट्रेड करना पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि उसेन बोल्ट केवल 100 मीटर और 200 मीटर स्प्रिंट में ही क्यों दौड़ते हैं?
दुनिया में सबसे तेज एथलीट होने के नाते वो अन्य कैटेगरीज जैसे 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000, 10,000 और अन्य मैराथन इवेंट्स में दौड़ने का ऑप्शन क्यों नहीं चुनते? ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपना ध्यान और एनर्जी एक दिशा में लगाना चाहते हैं। इसी तरह अगर कोई ट्रेडर एक स्क्रिप्ट या एक ट्रेडिंग पैटर्न पर टिकेगा तो वो इसका मैक्सिमम फायदा उठाएगा और डे ट्रेडिंग में आसानी से पैसा कमाएगा। अगर आप इस एग्जाम्पल से कुछ सीख समझ सकते हैं तो कोई भी ट्रेडर एक पैटर्न या एक स्क्रिप्ट पर टिके रहने की जरूरत को महसूस करेगा। वॉल्यूम शॉकर्स, वॉल्यूम और कुछ नहीं बल्कि किसी भी ट्रेडिंग इंटरवल के दौरान खरीदे और बेचे गए शेयरों का टोटल नंबर है। ये जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उन शेयरों के बारे में एक आइडिया देता है जो डिमांड में है। फॉर एग्जाम्पल, ABC स्टॉक बाजार में एक लिस्टेड कंपनी है। एक दिन उसे एक नए क्लाइंट से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है जिससे कंपनी को भारी मुनाफा होता है। कुछ लोग इस इंफॉर्मेशन को जानते हैं, कंपनी के प्रमुख लोग, बिचौलिए, निवेशक आदि। और वे क्या करते हैं? वे अगले ट्रेडिंग डे में ही कई शेयर खरीदते हैं, है ना? तो इस एक्टिविटी के रिजल्ट में डेली चार्ट पर वॉल्यूम स्पाइक्स होंगे और अगर आप इसे अपने ट्रेडिंग सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं तो आप ट्रेडिंग में बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। फिगर 2.1 वॉल्यूम स्पाइक इन HDFC बैंक। दिया गया चार्ट HDFC बैंक का डेली चार्ट है। 13 मार्च को प्राइस ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और दिन के ऊंचे लेवल के पास क्लोज हुआ। ध्यान देने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि इसने इस दिन एवरेज वॉल्यूम के 3-4 टाइम्स से ज्यादा का कारोबार किया। ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्ग बायर्स ने स्टॉक जमा किया है और प्राइस के और ऊपर जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने के लिए वॉल्यूम शॉकर्स की जानकारी यूज कर सकते हैं। अगर स्टॉक उनके क्राइटेरिया को पूरा करता है तो वे अगले दिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को मॉनिटर कर सकते हैं। वॉल्यूम शॉकर्स खोजने के लिए कुछ वैल्यूएबल रिसोर्सेज ये हैं, जैसे इंडियन मार्केट्स के लिए वॉल्यूम गेनर्स इन NSE इंडिया वेबसाइट, वॉल्यूम शॉकर्स इन चार्ट इंक वेबसाइट और US मार्केट्स के लिए मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स इन याहू फाइनेंस, वॉल्यूम स्पाइक इन चार्ट मिल स्क्रीनर। शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट। ब्रेकआउट में प्राइस वॉल्यूम में बढ़ोतरी के साथ एक डिफाइंड रेजिस्टेंट जोन के बाहर चलता है। एक ब्रेकआउट ट्रेडर एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर करता है जब स्टॉक प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर टूट जाती है। तब डे ट्रेडर अपने इंट्राडे ट्रेडों की प्लान बना सकते हैं इस उम्मीद के साथ कि यही ब्रेकआउट मूव जारी रहेगी, या अगर ये एक पुल बैक देता है तो एक लॉन्ग ट्रेड को चुनने के लिए बेहतर मौकों की तलाश करें। भारतीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रेकआउट स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कुछ अच्छे रिसोर्सेज हैं। चार्ट इंक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स, चार्ट मिल शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स, ओपन लो और ओपन हाई स्कैनर। ओपन लो और ओपन हाई इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 2 पावरफुल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। प्लीज ध्यान दें कि इस कॉन्सेप्ट को इंडिपेंडेंटली यूज नहीं किया जाना चाहिए और इसे किसी दूसरे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के साथ अलाइन किया जाना चाहिए। हालांकि डे ट्रेडर्स इस जानकारी का यूज बाजार खुलने के तुरंत बाद स्टॉक को स्क्रीन करने के लिए कर सकते हैं और अगर स्टॉक अपने ट्रेडिंग सिस्टम के साथ ऑनलाइन होते हैं तो वे ट्रेड कर सकते हैं। अगर ओपन लो या ओपन हाई ओपन से 15 मिनट के बाद भी बना रहता है और अगर चार्ट ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से सभी एंट्री रूल्स को पूरा करता है तो ट्रेडर लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड का प्लान बना सकते हैं। फिगर 2.2 ओपन लो एंड रैली अपसाइड। ये इमेज 21 मई 2021 पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट दिखाती है। 15 मिनट के चार्ट में पहली कैंडल ओपन लो फॉर्मेशन दिखाती है। इसका मतलब है कि ओपन के तुरंत बाद सेलर्स नहीं हैं या फिर स्ट्रॉन्ग बायर्स की प्रेजेंस है जो सभी सेलिंग प्रेशर्स को एब्जॉर्व कर रहे हैं और इसलिए प्राइस 15 मिनट के बाद भी ओपन लो स्टेटस को बनाए रखती है। ये एक तेजी का या बुलिश पैटर्न है। आप देख सकते हैं कि कैसे प्राइस बाद में बढ़ी है और दिन के हाई स्तर के करीब बंद हुई है। फिगर 2.3 ओपन हाई एंड रैली डाउनसाइड। दिखाई जा रही इमेज 1 जुलाई 2021 पर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को दिखाती है। 15 मिनट के चार्ट में पहली कैंडल
ओपन हाई फॉर्मेशन दिखाती है। इसका मतलब है कि ओपनिंग के तुरंत बाद कोई बायर नहीं है या स्ट्रॉन्ग सेलर्स की प्रेजेंस है जो सभी बाइंग प्रेशर को एब्जॉर्व कर रहे हैं। इसलिए प्राइस 15 मिनट के बाद भी ओपन हाई स्टेटस बनाए रखी है। ये एक मंदी का या बियरिश पैटर्न है। आप देख सकते हैं कि कैसे प्राइस बाद में नीचे गई और दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुई। कई सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन चार्ट प्रोवाइडर्स लाइव मार्केट में ओपन लो और ओपन हाई स्टॉक को स्क्रीन करने के लिए ये फैसिलिटी देते हैं। डे ट्रेडर्स अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए शेयरों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए बताए गए पैटर्न यूज कर सकते हैं। EOD, क्लोज एट पीक्स। ये कॉन्सेप्ट काफी हद तक ओपन लो और ओपन हाई से मिलता जुलता है, लेकिन बाजार की अपोजिट विंडो पर है। फिगर 2.4 EOD, क्लोज नियर डेज हाई। दिखाए जा रहे चार्ट में प्राइस 5 जनवरी 2021 को रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर बंद हुई, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि क्लोजिंग प्राइस दिन के हाई प्राइस के काफी करीब है। यह इंडिकेट करता है कि उस दिन बायर डिसिसाइव हैं और प्रॉफिट बुकिंग का उनका कोई इरादा नहीं है। इसके लिए सेलर्स भी एब्सेंट हैं, वरना ये एक सेलिंग विक होती। प्राइस रेजिस्टेंस लाइन के करीब खुला। ओपन लो फॉर्मेशन दिखाते हुए पिछले सेक्शन के एक्सप्लेनेशन को याद करें और ऊपर की ओर आगे बढ़ गया। मजेदार बात यह है कि प्राइस एक बार फिर उस दिन के हाई के करीब दिखी। ये फिर से सॉलिड बायर्स की प्रेजेंस और मुनाफे न उठाने के उनके इरादे को इंडिकेट करता है। अगले दिन 7 जनवरी प्राइस पिछले दिन 6 जनवरी के हाई के ऊपर खुला और एक बार फिर ये ओपन लो शो करा और ऊपर की ओर एक बड़ा मूव डिस्प्ले किया। ट्रेडर यही कॉन्सेप्ट का यूज इनसाइड और शॉर्ट ट्रेडर्स को देखने के लिए भी कर सकते हैं। फिगर EOD, क्लोज नियर डेज लो। दिए गए चार्ट में कई मौकों पर प्राइस दिन के निचले स्तर के पास बंद हुई और ज्यादातर मामलों में प्राइस अगले दिन के ओपन हाई पर दिखी और साउथ डायरेक्शन में चली गई। फिर कई ऑनलाइन चार्ट प्रोवाइडर और स्क्रीनर उन स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने की फैसिलिटी देते हैं जो दिन के हाई या लो के करीब बंद होते हैं। डे ट्रेडर अगले दिन के कारोबार के लिए स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए बताई गई तकनीकों का यूज कर सकते हैं। काम के बाद हर दिन नेटफ्लिक्स देखना आसान है, अपनी ट्रेडिंग पर काम नहीं करना और पार्टी करना आसान है। अपने पुराने दोस्तों के साथ राजनीति, खेल के बारे में गपशप करना आसान है। शॉपिंग मॉल में अपना सारा पैसा खर्च करना आसान है, लेकिन आसानी या मस्ती से खर्चा नहीं चलता है। इसलिए अभी अपने ट्रेडिंग स्किल्स पर कड़ी मेहनत करें ताकि आप बाद में इसको एंजॉय कर सकें। कुछ प्राइस लेवल्स डे ट्रेडिंग में जरूरी रोल निभाते हैं। कुछ साल पहले मैं एक पुराने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए एक दूर दराज की जगह पर गया। मैं एक्साइटेड था क्योंकि मुझे 16-17 साल बाद अपने कई पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिला। रास्ते में मेरी कार में कुछ दिक्कतें हुई और जब तक मैं उस जगह पर पहुंचा तब तक अगले दिन की सुबह लगभग 3 बज चुके थे। ये एक छोटा सा शहर था और हमारे दोस्त ने हम सबके लिए होटल के कुछ कमरे अरेंज किए, लेकिन सभी दोस्त एक बड़े कमरे में ही इकट्ठा हो गए। कुछ सो रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। मैं उन सभी से मिलकर खुश था और बातें करने लगा। एक दोस्त जो बहुत डिसिप्लिन्ड, क्लास टॉपर और बचपन से ही ड्यूटीफुल था, सो रहा था। उसके नेचर को जानते हुए हम में से किसी ने भी उसे जगाने के बारे में नहीं सोचा। एक बुद्धिमान व्यक्ति से बात करना सालों की पढ़ाई से बेहतर है। हमारी जोर जोर से बातचीत उसकी नींद डिस्टर्ब करने लगी। कुछ देर बाद उसकी नींद खुल गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने मुझे देखा। मैं उसके रिएक्शन को लेकर थोड़ा क्यूरियस था क्योंकि हम 16-17 साल बाद मिल रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, इंद्र, आपने इंजीनियरिंग कैसे पास की? मैं अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर सका और हम सब काफी देर तक हंसते रहे। मैंने 8वीं क्लास में कन्नड़ मीडियम से इंग्लिश मीडियम में एंटर किया और मुझे 10वीं क्लास पास करने में काफी परेशानी हुई। उस समय वे क्लास टॉपर थे और कभी कभी कई समस्याओं को हल करने में मदद करते थे, तो उनका शक जस्टिफाइड था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि 16-17 साल बाद जब मैं उनसे मिलूंगा तो वो ऐसा सवाल पूछेंगे, और वो भी आधी रात में और नींद से जागते ही। शादी में हम सभी ने खूब मस्ती की। मैं ये जानकर सरप्राइज हो गया कि मेरे टॉपर दोस्त भी स्टॉक बाजार में थे और हमने ट्रेडिंग के बारे में कई बातों पर चर्चा की।
ट्रेडिंग के बारे में एक बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि मैं प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देता हूं। उनका कहना था कि हम इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं और इंडिकेटर ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए काफी है। वो अपने ट्रेडिंग के लिए स्टोकैस्टिक्स इंडिकेटर्स का यूज कर रहा था। जब भी वो 20 तक पहुंचता था वो इस पर नजर रखता था। जैसे ही ये 20 के ऊपर जाता है वो एक लॉन्ग ट्रेड करता था, और अगर स्टोकैस्टिक्स 20 स्टॉप लॉस पर वापस आ जाता है तो वो एक नुकसान बुक करता था, वरना वो स्टोकैस्टिक्स 80 तक पहुंचने तक ट्रेड को होल्ड करते थे। ज्यादातर बिगिनर्स इसी तरह की टेक्निक यूज करते हैं। स्टोकैस्टिक्स या किसी और इंडिकेटर के साथ वो इंडिकेटर्स पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। मैं इंडिकेटर्स के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर कोई ट्रेडर प्राइस चार्ट पर नजर रखना शुरू कर देता है तो वो अपने ट्रेडों के साथ बेहतर एंट्री और एग्जिट करेगा। लॉजिक सिंपल है। स्टोकैस्टिक्स रीडिंग 80 से 20 तक तेजी से गिरती है, लेकिन ये 20 से रिलेटिवली धीरे धीरे नीचे गिरता है, तब भी जब प्राइस ज्यादा गिर रही हो। सभी शेयरों को एक गहरे डाउन ट्रेड में देखें। उनमें से ज्यादातर 20 या उससे कम के स्टोकैस्टिक्स रीडिंग दिखाते हैं। वही एक्सप्लेनेशन ओवरसोल्ड जोन पर भी जाता अप्लाई करता है। इसलिए सिर्फ इसलिए एंट्री लेने के बजाय कि स्टोकैस्टिक्स 20 से ऊपर आ गया है, मेरा दोस्त एक लॉन्ग ट्रेड कर सकता है जब प्राइस पिछले 5 मिनट या 15 कैंडल के हाई लेवल को तोड़ती है। ये उसे कई लूजिंग ट्रेडों से बचने में मदद करता है, और इसलिए ये एवरेजिंग और रिवेंज ट्रेडिंग का मौका नहीं देता है। इसी तरह जब स्टोकैस्टिक्स 80 तक पहुंच जाता है तो आंख बंद करके बाहर निकलने की बजाय मेरा दोस्त हर 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल पर एक ट्रेलिंग एसएल रख सकता है। ये उसे किसी भी बड़े मूव को पकड़ने में मदद करता है अगर कोई बड़ा मूवर होता है तो। मेरा एक्सप्लेनेशन उसे समझ में आया। आखिरकार वो क्लास टॉपर था और उसने इसे अपने ट्रेड में लागू किया। आज तक वो अपने ट्रेड के लिए उसी सेटअप का यूज करता है। बाय एनी चांस क्या आपको इस बारे में कोई शक है कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम काम कर रहा है या नहीं? अगर हां तो ये एक्टिविटी करें। अपनी ब्रोकर साइट पर लॉगिन करें, वार्षिक P&L रिपोर्ट या कम से कम 6 महीने की देखें। यदि नंबर हरे हैं तो आपका ट्रेडिंग सिस्टम काम कर रहा है, अगर लाल है तो आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है। प्राइस लेवल्स की पहचान करने की जहमत क्यों उठाएं? जैसा कि आप में से ज्यादातर जानते हैं, प्राइस एक लीनियर वे से नहीं जाएगा, या तो ऊपर या तो नीचे। ये रुकेगा, उछलेगा, कुछ सर्टेन प्राइस लेवल पर गिरेगा, और ये प्राइस लेवल इंट्राडे ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग डेली टाइम फ्रेम और साप्ताहिक टाइम फ्रेम की तुलना में कम समय सीमा में ट्रेडिंग के बारे में है। प्राइस इन प्राइस लेवल्स का बहुत बार सामना करती है। इमेज 3.1 टाटा स्टील 15 मिनट चार्ट। दिया गया चार्ट टाटा स्टील का 15 मिनट का चार्ट है और ये 15, 16, 17 और 18 जून 2021 का प्राइस एक्शन दिखाता है। ओवरऑल प्राइस एक्शन 18 जून तक डाउन ट्रेड में है। जब ये 18 जून को खुला तो पहली कैंडल ने सिग्निफिकेंट सेलिंग का इंडिकेशन दिया। हालांकि इसे सेलर्स से कुछ एक्सीलेंट सपोर्ट मिला। B1 पर नीचे की विक्स के रूप में पहचाना गया। बाद में दिन के दौरान ये 1050 से 1070 की सीमा में कंसोलिडेट हुआ और प्राइस ने पूरा कंसोलिडेशन B2 दिखाया। जब प्राइस आखिरी हाफ में 1070 के स्तर पर टूट गई तो उसे दो बड़ी बाइंग वॉल्यूम स्पाइक्स B3 मिली। तो ये 1050, 1070 के स्तर पर स्ट्रॉन्ग बायस की प्रेजेंस का इंडिकेशन देता है। मान लें कि आपने 18 जून को ओपन के समय एक शॉर्ट ट्रेड इंट्राडे लेवल का ऑप्शन चुना है। फिर अगर आपको पता होता है कि 1050, 1070 का प्राइस लेवल इंपॉर्टेंट है तो आप इस लेवल पर अपने शॉर्ट ट्रेड पर प्रॉफिट ले सकते हैं, या कम से कम आप मुनाफे को लॉक करने के लिए ट्रेल एसएल को इस लेवल के करीब कर सकते हैं। क्या आप एग्री करते हैं? इमेज 3.2 टाटा स्टील डेली चार्ट। अगर आप टाटा स्टील के दैनिक चार्ट को देखें, इमेज 3.2, तो 26 मई 2021 को 1070 के लेवल पर प्रीवियस स्विंग लो का गठन किया गया था। इसलिए जब 18 जून को प्राइस इस लेवल पर आ गया तो इन स्ट्रॉन्ग बायर ने डेली टाइम फ्रेम पर अपनी पोजीशन का बचाव किया।
अगर 18 जून को शॉर्ट ट्रेड करने वाला वही ट्रेडर इस लेवल को नहीं जानता तो अपना शॉर्ट ट्रेड गंवा देता। इसलिए इन इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल को जल्दी जानने से डे ट्रेडर को अपने ट्रेडों को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलती है। इमेज 3.3 भारतीय एयरटेल 15 मिनट चार्ट। दिया गया चार्ट भारतीय एयरटेल का 15 मिनट का चार्ट है और ये 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक प्राइस एक्शन दिखाता है। इस चार्ट में 28 अक्टूबर को एक्साइटिंग प्राइस एक्शन है। ये पिछले 4 दिनों की ट्रेडिंग रेंज एक बड़ा गैप अप ओपन से ऊपर खुला और इसे सब्सटेंशियल वॉल्यूम स्पाइक्स मिले। हालांकि इसने सारा मोमेंटम छोड़ दिया और 450 के नीचे बंद हुआ। इमेज 3.4 भारतीय एयरटेल डेली चार्ट। यदि आप भारतीय एयरटेल इमेज 3.4 के डेली चार्ट को देखते हैं तो 448 के स्तर पर पिछले स्विंग हाई का गठन किया गया था और स्विंग हाई से कुछ दिन पहले इसने 460 के स्तर से बिग सेल ऑफ दिखाई। तो 448 और 460 के बीच प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है और प्राइस 460 से ऊपर बंद होना बेहद जरूरी है ट्रेड में बने रहने के लिए बुल का ज्यादा सेलिंग के बिना। अब प्राइस ने 28 अक्टूबर 2020 को एक स्ट्रॉन्ग ओपन किया, लेकिन ये 15 मिनट से अधिक नहीं चला। इमेज 3.3 देखें और स्ट्रॉन्ग सेलर्स ने वहां से कब्जा कर लिया। क्या आपको लगता है कि अगर आप इसे पहले जानते तो आप अपने डे ट्रेडों को मैनेज करने की बेहतर स्थिति में थे? हर स्विंग हाई, स्विंग लो, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ या स्ट्रॉन्ग बाय ऑफ पॉइंट इंट्राडे ट्रेडिंग में सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में काम करके जरूरी रोल निभाता है। इसलिए अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इन लेवल्स पर प्राइस एक्शन पर ध्यान देना बेहतर है जब प्राइस इन लेवल्स के करीब आती है। ट्रेडिंग नॉलेज के बिना दिन के हाई और दिन के लो लेवल को देखें। ज्यादातर डे ट्रेडर अगले दिन ट्रेड के लिए आज के हाई और लो इंपॉर्टेंस को अनदेखा करते हैं, लेकिन कई ट्रेडिंग डेज में पिछले दिन हाई PDH और पिछले दिन लो PDL एक खास रोल निभाते हैं। मैंने कई सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर्स को देखा है जो आज सिर्फ PDH, PDL और प्राइस एक्शन के बल पे ट्रेड करते हैं। इमेज 3.5 डे हाई एंड लो इन निफ्टी। दी गई इमेज 16 जून 2021 पर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को दिखाती है। दूसरा कैंडल हाई पर 15,880 है और प्राइस इस लेवल से ऊपर ट्रेड करने में फेल रही। इसलिए ये 16 जून 2021 को दिन का हाईएस्ट लेवल भी बन जाता है। ये इंडिकेट करता है कि बाइंग 15,880 के लेवल पर खत्म हो गई थी और इस खास दिन पर इस लेवल से सेलिंग शुरू हुई थी। हम सभी सोचते हैं कि बाजार केवल मार्केट हार्स में ही खुला रहता है, लेकिन ये सही नहीं है। लोगों के दिमाग में बाजार 24 घंटे खुला रहता है और बाजार के घंटों के दौरान ट्रेड एग्जीक्यूशन की केवल इजाजत होती है। ट्रेडर्स इंफॉर्मेशन के कई सारे सोर्सेस को सुनते हैं और वे एक ओपिनियन बनाते हैं, या तो बुल या बियर। ये ओपिनियन ट्रेड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और इसलिए जब अगले दिन बाजार खुलता है तो ये पिछले दिन के बंद के कंपैरिजन में एक अलग प्राइस लेवल पर ओपन होता है। हमारे एग्जांपल पर वापस आते हैं। मान लीजिए कि रातों रात कुछ भी नहीं हुआ और सभी बाजार स्टेबल रहे, तो इस मामले में सेम लेवल यानी PDH 15,880 अगले ट्रेडिंग डे पर रेजिस्टेंस के रूप में हाई प्रोबेबिलिटी काम कर सकता है। दूसरी तरफ मान लें कि कई पॉजिटिव चीजें रातों रात हुई और प्राइस अगले ट्रेडिंग दिन PDH 15,880 से ऊपर खुली, फिर PDH लेवल के सपोर्ट के रूप में काम करने की एक हाई प्रोबेबिलिटी है। रेजिस्टेंस सपोर्ट कॉन्सेप्ट की तरह काम करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। इसी तरह PDL बैलेंस्ड मार्केट कंडीशन में सपोर्ट की तरह काम करेगा और इम्बैलेंस्ड मार्केट कंडीशन में रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। चलिए देखते हैं कि अगले ट्रेडिंग डे क्या हुआ। इमेज 3.6 बैलेंस ओपन एंड टुक रेजिस्टेंस एट PDL इन निफ्टी। अगर आप दिखाए जा रहे हैं चार्ट इमेज 3.6 को देखें तो निफ्टी एक इम्बैलेंस्ड ओपन दिखा रहा है और PDL ने अगले ट्रेडिंग डे पर 2 बार रेजिस्टेंस के तौर पर काम किया। इमेज 3.7 बैलेंस्ड ओपन इन बैंक निफ्टी। दी गई इमेज 3.7 बैंक निफ्टी में एक बैलेंस्ड ओपन सिनेरियो को दिखाती है। अगले ट्रेडिंग डे प्राइस पिछले दिन की रेंज के ठीक बीच में खुली, बैलेंस्ड ओपन। यह दिखाता है कि रातों रात कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है।
इसलिए अगले दिन भी पीडीएच और पीडीएल के क्रमशः रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। प्राइस ने एकदम पीडीएल पर सपोर्ट लिया और पीडीएच पर रेजिस्टेंस भी लिया। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर्स को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले दिन के हाई और लो लेवल महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस और सपोर्ट बैलेंस्ड या इम्बैलेंस्ड ओपन के आधार पर की तरह काम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट सभी डे ट्रेडर्स के लिए महत्वपूर्ण ट्रेडिंग विजडम है। वीकली हाई और वीकली लो के बारे में क्या? पिछला दिन हाई यानी पीडीएच और पिछला दिन लो यानी पीडीएल डे ट्रेडर्स के लिए जरूरी हैं। इसी तरह पिछले हफ्ते के हाई और पिछले हफ्ते के लो लेवल स्विंग ट्रेडर्स, मोमेंटम ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है। इसलिए जब भी प्राइस पिछले हफ्ते के हाई या लो लेवल पर पहुंचती है तो इन पोजिशनल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स के एंट्री को हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी होती है। उनकी एंट्री बड़े पोजीशंस के साइज के साथ के कारण यह इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी जरूरी रोल निभाता है। इमेज 3.8 इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस वीक हाई एंड लो। दी गई इमेज निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। पिछले हफ्ते के हाई और पिछले हफ्ते के लो दोनों को चार्ट पर मार्क किया गया है। 6 जुलाई 2021 को प्राइस पिछले हफ्ते के हाई लेवल के करीब चली गई, लेकिन 2 बार इस लेवल से ऊपर ट्रेड करने में फेल रही। इस मामले में पिछले हफ्ते के हाई ने रेजिस्टेंस के रूप में काम किया। इमेज 3.9 इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस वीक्स हाई एंड लो। दिखाई जा रही इमेज 3.9 गेल का 15 मिनट का चार्ट है। पिछले हफ्ते के हाई और पिछले हफ्ते के लो दोनों को चार्ट पर मार्क किया गया है। 6 जुलाई 2021 को प्राइस पिछले हफ्ते के लेवल के करीब चली गई, लेकिन ये इस लेवल से ऊपर ट्रेड करने में फेल रही। इस मामले में पिछले हफ्ते के हाई ने रेजिस्टेंस की तरह काम किया। उसी दिन और अगले दिन 7 जुलाई 2021 की पहली कैंडल में प्राइस पिछले हफ्ते के निचले लेवल से नीचे ट्रेड करने में फेल रही। इसलिए इस मामले में पिछले हफ्ते के निचले लेवल ने सपोर्ट का काम किया। इसलिए पिछले हफ्ते के हाई और लो लेवल को मार्क करना हमेशा बेहतर होता है। अगर आप किसी भी ट्रेडिंग डे पर एक लॉन्ग ट्रेड करते हैं और प्राइस पिछले हफ्ते के हाई लेवल के करीब पहुंच जाती है तो कुछ क्वांटिटी बाहर निकालना बेहतर है, या अपनी लंबी पोजीशन में मैक्सिमम फायदे को भुनाने के लिए अपने स्टॉक लॉस को बारीकी से ट्रेल करें। इसी तरह अगर आपके पास एक शॉर्ट पोजीशन है और प्राइस पिछले सप्ताह के निचले लेवल पर पहुंचती है तो कुछ पोर्शन को निकाल लेना बेहतर है, या अपने ट्रेड से मैक्सिमम फायदे पाने के लिए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। अगर प्राइस पिछले हफ्ते के निचले लेवल टूटती है तो वैसे भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर ये उस लेवल से रिवर्स हो जाता है तो आप कुछ मुनाफे में होंगे। राउंड नंबर्स का जादू। स्टॉक में राउंड नंबर्स याद रखने में आसान होते हैं। इसके अलावा ज्यादातर राउंड नंबर्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक गहरी जगह रखती हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 लाख प्लस रुपए मंथली इनकम के साथ नौकरी पाना कई भारतीय युवाओं का सपना होता है। तो अपने आप 1 लाख राउंड नंबर हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं और ये लाइफ के और सभी एरियाज को इफेक्ट करते हैं। इसी तरह 100 एक राउंड नंबर है। जब भी पेट्रोल या डीजल की प्राइस 100 रुपए को पार करती है, लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं और टीवी चैनल सनसनीखेज खबरें बनाने लगते हैं। इसी वजह से कई प्रोडक्ट की प्राइस राउंड नंबर्स पर नहीं होती हैं। एग्जाम्पल के लिए ज्यादातर प्रोडक्ट्स की कीमतें 99, 199, 499, 999 आदि होंगी। अगर वे एक जोड़ देते हैं तो बहुत फर्क नहीं होता है, लेकिन साइकोलॉजिकली 99 और 100 के बीच बहुत बड़ा फर्क है। इसी तरह 999 और 1000 के बीच। उन्हीं वजहों से ये राउंड नंबर ट्रेडिंग में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। इमेज 3.10 बाउंस फ्रॉम 500 इन भारती एयरटेल। इमेज 3.11 रेजिस्टेंस एट 25,000 इन बैंक निफ्टी। इमेज 3.12 बाउंस फ्रॉम 200 इन आईटीसी। अगर आप 3.10, 3.11, 3.12 इमेजेस को देखें तो राउंड नंबर्स ने एक जरूरी रोल निभाया। भारतीय एयरटेल में प्राइस एक डाउन ट्रेंड में थी, लेकिन जब 500 की बात आती है तो इसमें जोरदार उछाल देखा गया और प्राइस अगले कुछ हफ्तों तक उस लेवल पर वापस नहीं आई। इसी तरह बैंक निफ्टी ने 25,000 पर एक मजबूत रेजिस्टेंस लिया और प्राइस ने एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी शो किया, जो एक रेयर बियरिश पैटर्न है।
जब भी प्राइस 200 पर आती है तो आईटीसी कई बार बाउंस करता है। लेकिन प्लीज ध्यान दें, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर राउंड नंबर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। मेरा केवल इतना सुझाव है कि जब भी प्राइस राउंड नंबरों के करीब आती है तो अपनी ओपन पोजीशन से सावधान रहें। अगर ये आपके ट्रेड के खिलाफ जाने का साइन दिखाता है तो या तो ट्रेड बंद कर दें या एसएल को ट्रेल करें। ये एक्शन किसी भी ट्रेड में नुकसान काफी पोर्शन को बचाएगी। इनिशियल बैलेंस आईबी रेंज। बाजार खुलने के बाद पहले 1 घंटे की प्राइस रेंज को इनिशियल बैलेंस यानी आईबी रेंज कहा जाता है। ज्यादातर ट्रेडिंग डेज में ये रिटेल ट्रेडर्स द्वारा बनाया जाता है जो केवल लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन और मोमेंटम नहीं। ये छोटी 1 घंटे की रेंज डे ट्रेडर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। जब प्राइस पिछले दिन की रेंज से अलग कारोबार कर रही है और हाई या लो स्विंग कर रही है, बहुत बार ये रेंज नॉर्मल कंडीशंस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। इसके अलावा इस लेवल से किसी भी डिसिसिव ब्रेकआउट का रिजल्ट एक अच्छा मूव होगा। इमेज 3.13 आईटीसी 15 मिनट चार्ट। इस इमेज में प्राइस ने आई बी लो का एक डिसिसिव ब्रेक दिखाया है। ये रेंज पर वापस नहीं आया और नीचे की तरफ एक अच्छा मूव दिखाया। इमेज 3.14 टेक महिंद्रा 15 मिनट चार्ट। आईबी लो ने पूरे दिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम किया और इस इमेज प्राइस में दिन के हाई के करीब बंद हुआ। इमेज 3.15 निफ्टी टेकिंग रेजिस्टेंस एट IBH प्लस PDH। निफ्टी का ये चार्ट इन लेवल्स के कॉम्बिनेशन के बारे में एक अलग कहानी बताता है। 9 जून को आईबी हाई भी पिछले दिन के हाई के करीब है, इसलिए ये प्राइस रेंज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाती है। दूसरे हाफ में प्राइस उस लेवल से ऊपर टूटने के लिए स्ट्रगल करती रही और एक क्रूशियल गिरावट शो की। कई डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आईबी रेंज के इर्द गिर्द घूमती है। सभी तकनीकों में लोकप्रिय ओपन रेंज ब्रेकआउट ORB स्ट्रेटेजी है। इसमें एक लॉन्ग ट्रेड करना शामिल है। अगर प्राइस आईबी के हाई लेवल पर टूटती है और अगर ये आईबी के निचले लेवल पर टूटती है तो एक शॉर्ट ट्रेड का ऑप्शन चुनना है। इस स्ट्रेटेजी को चैप्टर 5 में एंट्री या एग्जिट रूल्स और बैक टेस्टिंग रिजल्ट के साथ डिटेल से कवर किया गया है। कंक्लूजन। इंट्राडे ट्रेडिंग में 2 कॉन्सेप्ट जरूरी हैं बेस्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट जानने के लिए, जिससे बेहतर रिस्क रिवार्ड पाया जा सके। 1. क्रूशियल प्राइस लेवल्स की पहचान। 2. इन लेवल्स के पास प्राइस बिहेवियर, चाहे वो होल्ड करता है या फेल होता है। इस चैप्टर में मैंने सभी सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल को इंट्रोड्यूस किया है जो डे ट्रेडिंग में जरूरी रोल निभाते हैं। आपके मन में पहले से ही कुछ सवाल आ रहे होंगे, जैसे कैसे पहचाने कि IBL या PDL एक सपोर्ट के रूप में काम करता है या नहीं, कैसे पता करें कि IBH या PDH रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है या नहीं, आदि। ये सवाल वैलिड हैं और जवाब पाने के लिए हमें इन प्राइस लेवल्स के पास प्राइस एक्शन की गहराई से स्टडी करने की जरूरत है। बिगिनर्स कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस अगले चैप्टर में समझाया गया पर भरोसा कर सकते हैं, और इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर्स प्राइस एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन कॉन्सेप्ट्स का यूज कर सकते हैं जो इन डाउट्स को दूर करेंगे और आगे के चैप्टर में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे।
चैप्टर 4-5 कैंडलस्टिक पैटर्न हर डे ट्रेडर को जरूर पता होना चाहिए। पिकासो की एक कहावत थी, अच्छे कलाकार नकल करते हैं, महान कलाकार चोरी करते हैं, और हम हमेशा ग्रेट आइडियाज को चुराने में बेशर्म रहे हैं। स्टीव जॉब्स। बिगिनर्स को इसेंशियल प्राइस लेवल्स के पास प्राइस एक्शन को समझने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा यदि उनका एनालिसिस शुरू में कई बार गलत हो जाता है तो वे कॉन्फिडेंस खो देते हैं। तो स्टीव जॉब्स की तरह क्यों ना एक ग्रेट आइडिया चुराकर उसे अपना बना लिया जाए। मैंने स्टीव निसन की सभी बुक्स पढ़ी हैं और सभी इंफॉर्मेशन जबरदस्त हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि उन सैकड़ों कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को कैसे याद किया जाए। इसके अलावा इन सभी पैटर्न को लाइव मार्केट में कैसे ध्यान में रखा जाए। इसलिए कुछ साल पहले मैंने इनमें से ज्यादातर कैंडलस्टिक पैटर्न पर डिटेल स्टडी की थी। मैं कुछ पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न को शॉर्टलिस्ट करना चाहता था और अक्सर इंट्राडे लेवल 15 मिनट और 5 मिनट चार्ट में पर होते हैं। फिगर आई नो। आगे 5 कैंडलस्टिक पैटर्न दिए गए हैं जो मेरे क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। 1 हैमर प्लस बुलिश हारामी कॉम्बो, 2 पिन बार, 3 इंगल्फिंग, 4 प्राइस एक्सेप्टेंस, 5 प्राइस रिजेक्शन। हैमर प्लस बुलिश हारामी कॉम्बो ये 2 पैटर्न का एक कॉम्बिनेशन है, हैमर और बुलिश हारामी। मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग में लगभग हर दिन ये पैटर्न देखा है। ये तब होता है जब प्राइस आईबी जैसे क्रूशियल लेवल्स, मार्केट प्रोफाइल मेथोडोलॉजी से इनिशियल बैलेंस, लो पीडीएल, प्रीवियस डे लो, स्विंग लो आदि पर सपोर्ट लेती है। जब आप लॉन्ग ट्रेड का प्लान बना रहे हों तो ये मददगार होता है। इमेज 4.1 बुलिश हैमर पैटर्न। ये इमेज 2 टाइप के हैमर पैटर्न दिखाती है। कॉमन लॉजिक ये है कि इसमें एक स्मॉल बॉडी और एक बिग विक होगी। बॉडी या तो बुलिश हो सकती है अगर क्लोज ओपन के ऊपर है, या बियरिश अगर क्लोज ओपन से थोड़ा नीचे है। लेकिन जो दोनों ही मामलों में सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है बिग बाइंग विक। ये कैंडल में स्ट्रॉन्ग बायर की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। इमेज 4.2 बुलिश हारामी पैटर्न। ये इमेज दिखाती है कि बुलिश हारामी पैटर्न्स कैसे दिखता है। इसमें 2 कैंडल होती हैं, एक मदर कैंडल, बियरिश कैंडल, और एक चाइल्ड कैंडल यानी बुलिश कैंडल। बुलिश हारामी डाउन स्विंग में होता है जो दूसरी कैंडल में सीरियस बायस के एक्शन को दिखाता है। ऐसे में हम यहाँ से कुछ सवाल की उम्मीद कर सकते हैं। मैंने देखा कि ये 2 पैटर्न का कॉम्बिनेशन इंट्राडे ट्रेडिंग आईबी लो के पास पिछले डे लो और स्विंग लो अक्सर होता है 15 मिनट चार्ट में, ज्यादातर उस समय जब प्राइस ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया और वापस लौट आया। इमेज 4.3 हैमर एंड बुलिश हारामी कॉम्बो पैटर्न इन निफ्टी। ये चार्ट 3 जून 2021 पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। प्राइस हैमर और बुलिश हारामी के कॉम्बो, दूसरी कैंडल एक हैमर है और लंबी विक को इग्नोर करते हुए दोनों कैंडल्स बुलिश हारामी को रिप्रेजेंट करती हैं, को ठीक आईबी लो पर डिस्प्ले करती हैं और प्राइस उस पॉइंट से रिवर्स हो जाती है। इमेज 4.4 हैमर एंड बुलिश हारामी कॉम्बो पैटर्न इन बैंक निफ्टी। ये इमेज बैंक निफ्टी चार्ट दिखाती है और एक बार फिर हैमर प्लस बुलिश हारामी कॉम्बो आईबी लो और पीडीएच पिछले दोनों हाई लेवल्स पर हुआ। बाद में प्राइस ऊपर की ओर उछल गया। इमेज 4.5 हैमर एंड बुलिश हारामी कॉम्बो पैटर्न्स इन टीसीएस। ये इमेज 26 नवंबर 2020 को टीसीएस का 15 मिनट का चार्ट दिखाती है। हैमर प्लस बुलिश हारामी कॉम्बो आईबी लो पर हुआ, बाद में प्राइस ऊपर की ओर रैली कर गई। मेरा मानना है कि ये 3 उदाहरण इस पैटर्न को समझने के लिए काफी हैं। इस पैटर्न का यूज करने से पहले प्लीज किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के हिस्टोरिकल इंट्राडे चार्ट, प्रिफरेबली 15 मिनट चार्ट में इस पैटर्न की पहचान करने की कोशिश करें। फिर लाइव मार्केट में इस पैटर्न को पहचानना आसान होगा। प्लीज ध्यान दें कि ये पैटर्न 100% एक्यूरेट नहीं है। असल में बाजार में कोई भी कॉन्सेप्ट 100% सटीक नहीं है, तो इस पैटर्न के नीचे एक सख्त स्टॉप लॉस कंपलसरी है। पिन बार पैटर्न। कई ट्रेडर्स कई तरह के पिन बार का यूज करते हैं। हालांकि मैंने देखा है कि ज्यादातर दिनों में एक टाइप का पिन बार अक्सर आईबी हाई, पीडीएच और हाई स्विंग के पास होता है।
इमेज 4.6 पिन बार पैटर्न। ये इमेज ये दिखाता है कि पिन बार पैटर्न कैसे बनता है। इसमें एक छोटी बॉडी बुलिश या बियरिश जिसके ऊपर एक लंबी विक होती है। ये लंबी विक स्ट्रॉन्ग सेलर्स का प्रभाव दिखाती है। इमेज 4.7 पिन बार पैटर्न इन बैंक निफ्टी। इमेज 4.7 बैंक निफ्टी का 3 और 4 जून 2021 का 15 मिनट चार्ट है। 4 जून को दूसरी और चौथी कैंडल्स ने पिछले दिन के हाई पीडीएच पर पिन बार शो किए और पीडीएच पर प्राइस एक्शन इंडिकेट करती है कि पीडीएच के रेजिस्टेंस के रूप में काम करने की हाई प्रोबेबिलिटी है। बाद में प्राइस नीचे गिर गई। इमेज 4.8 पिन बार पैटर्न इन निफ्टी। ये इमेज 6 अप्रैल 2021 पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट दिखाती है। प्राइस ने ठीक आईबी हाई पर एक पिन बार शो किया और फिर ईओडी तक सही हो गई। इमेज 4.9 पिन बार पैटर्न इन आईसीआईसीआई बैंक। इमेज 4.9 आईसीआईसीआई बैंक का जनवरी 2021 में एक हफ्ते का 15 मिनट चार्ट है। 21 जनवरी को प्राइस ने पिछले स्विंग हाई पर एक पिन बार पैटर्न शो किया और बाद में सेलर्स ने ईओडी तक कंट्रोल कर लिया। मुझे उम्मीद है कि पिन बार पैटर्न को समझने के लिए ये 3 अलग अलग उदाहरण काफी हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, कुछ हिस्टोरिकल इंट्राडे चार्ट में इन पैटर्न्स को खोजने की कोशिश करें, फिर इसे लाइव मार्केट में देखना आसान होगा। मेजर रेजिस्टेंस जोन आईबीएच, पीडीएच और स्विंग हाई पर प्राइस रिजेक्शन की पहचान करने के लिए ये सबसे अच्छा पैटर्न है। फिर से ये पैटर्न 100% एक्यूरेसी नहीं देता है, इसलिए पिन बार के ऊपर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूरी है। इनगल्फिंग पैटर्न। इनगल्फिंग सभी तरह के ट्रेड में सबसे पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये हर दिन नहीं बनता, लेकिन जब ये दिखता है तो ये क्लियरली सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर प्राइस रिजेक्शन को शो करता है। इमेज 4.10 इनगल्फिंग पैटर्न। इनगल्फिंग पैटर्न 2 प्रकार के होते हैं, एक बुलिश इनगल्फिंग और दूसरा बियरिश इनगल्फिंग। इमेज 4.10 में बुलिश और बियरिश दोनों तरह के पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। बुलिश इनगल्फिंग में पहली कैंडल एक छोटी बियरिश कैंडल होगी और दूसरी कैंडल एक बड़ी बुलिश कैंडल होगी जो पहली बियरिश कैंडल को घेर या इंगल्फ कर लेती है। जब बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न एक खास सपोर्ट जोन के पास होता है तो ये कम कीमत के रिजेक्शन को इंडिकेट करता है। सपोर्ट नहीं तोड़ता, इसलिए प्राइस का नॉर्थ डायरेक्शन में जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। फिगर ऊपर दी गई इमेज में 15 मिनट का बैंक निफ्टी चार्ट दिखाया गया है। 31 मई को प्राइस पीडीएच के पास खुली और पीडीएल में एक तेजी से बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न शो किया। ये एक क्लियर संकेत है कि प्राइस सपोर्ट ले रही है और सेलर स्ट्रांग है। बाद में बचे दिन के लिए प्राइस ऊपर की ओर बढ़ गई। इमेज 4.11 बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न इन बैंक निफ्टी। ये इमेज 15 मिनट का बैंक निफ्टी चार्ट दिखा रही है। 31 मई प्राइस पीडीएच के पास ओपन हुआ और पीडीएल पर एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न शो किया। ये एक क्लियर साइन है कि प्राइस सपोर्ट ले रहा है और बायर्स स्ट्रांग हैं। बाद में प्राइस बाकी के दिन ऊपर की ओर रैली कर गया। इमेज 4.12 बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न इन रिलायंस। इमेज 4.12 बुलिश इंगल्फिंग का एक और उदाहरण दिखाता है। 7 जून को प्राइस पीडीएल के पास खुली जो पहले की स्विंग हाई भी है, तो खुद ही इस लेवल का महत्व बढ़ जाता है। प्राइस ने इस लेवल पर एक बुलिश इंगल्फिंग डिस्प्ले किया जो साफ तौर से दिखाता है कि प्राइस सपोर्ट ले रही है और बायर स्ट्रांग है। बाद में बचे दिन के लिए प्राइस ऊपर की ओर बढ़ गई। बियरिश इंगल्फिंग भी बुलिश इंगल्फिंग से मिलती जुलती है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। बियरिश इंगल्फिंग में पहली कैंडल एक छोटी बुलिश कैंडल होगी और दूसरी कैंडल एक बड़ी बियरिश कैंडल होगी जो पहली बुलिश कैंडल को इंगल्फ कर लेती है। जब एक मेजर रेजिस्टेंस जोन के पास बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न्स होते हैं तो ये प्राइस रिजेक्शन को इंडिकेट करता है। रेजिस्टेंस से ऊपर ट्रेड करने में फेल, इसलिए प्राइस दक्षिण दिशा में जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। इमेज 4.13 बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न इन एसीसी। ये इमेज एसीसी चार्ट में एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न का एक एग्जांपल दिखाती है। पिछले दिन का हाई पीडीएच भी पिछले स्विंग हाई के
साथ अलाइन होता है और इसलिए बुल्स के लिए इस प्राइस लेवल को तोड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन प्राइस ने इस लेवल पर एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न शो किया जो इंडिकेट करता है कि बुल इस लेवल को तोड़ने में फेल रहे। बाद में सेलर्स ने बाकी बचे दिन में कंट्रोल ले लिया। इमेज 4.14 बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न इन एशियन पेंट्स। ये इमेज एशियन पेंट्स चार्ट में बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न का एक और उदाहरण दिखाती है। इस मामले में प्राइस पीडीएच के ठीक नीचे खुली और ठीक पीडीएच पर बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न शो किया। ये पीडीएच में प्राइस रिजेक्शन का एक क्लियर साइन है, जिसका मतलब है कि बायर पीडीएच के ऊपर ट्रेड करने में फेल रहे। इस कैंडल के बनने के बाद बचे दिन के लिए सेलर्स ने कंट्रोल किया। इंगल्फिंग पैटर्न एक न्यूट्रल पैटर्न है। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ट्रेडों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लॉन्ग ट्रेडों के लिए बुलिश इंगल्फिंग और शॉर्ट ट्रेडों के लिए बियरिश इंगल्फिंग, और डे ट्रेडिंग में एक हाई इंपैक्ट पैटर्न है, इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस को इंगल्फिंग पैटर्न से ऊपर रखना बेहतर होता है। नोट: ये 3 पावरफुल पैटर्न हैं और अक्सर इंट्राडे ट्रेडिंग चार्ट पर होते हैं। बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर्स अपने ट्रेड में इन 3 इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर डिपेंड कर सकते हैं। एक बार जब वे उनके साथ कंफर्टेबल हो जाएं, तो वे बाद की 2 एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं। प्राइस एक्सेप्टेंस। प्राइस एक्सेप्टेंस प्राइस चार्ट पर एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल के पास प्राइस एक्शन के एक टाइप के बिहेवियर को इंडिकेट करता है। इमेज 4.15 प्राइस एक्सेप्टेंस इन टीसीएस। ये इमेज 2021 में जून के पहले हफ्ते में टीसीएस का 15 मिनट का चार्ट है। एक क्लियर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन पर प्राइस ने कई बार रेजिस्टेंस लिया, लेकिन 7 जून को अचानक प्राइस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ठीक नीचे कंसोलिडेट होने लगी और यहां ज्यादा समय बिताया। ये सेलर्स की एब्सेंस या प्राइस में गिरावट शॉर्ट बिल्डअप को पुश करने के लिए सिग्निफिकेंट सेलिंग क्वांटिटी की एब्सेंस को इंडिकेट करता है। जितना ज्यादा समय ये इस एरिया में कंसोलिडेट होता है, रेजिस्टेंस लाइन के ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। इस कॉन्सेप्ट को प्राइस एक्सेप्टेंस के नाम से जाना जाता है। इमेज 4.16 प्राइस एक्सेप्टेंस रिजल्ट इन टीसीएस। ये इमेज रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन के नीचे प्राइस एक्सेप्टेंस दिखाने के बाद प्राइस एक्शन का रिजल्ट दिखाती है। इमेज 4.17 प्राइस एक्सेप्टेंस इन टाटा स्टील। ये इमेज टाटा स्टील का 15 मिनट का चार्ट है और ये पिछले एग्जाम्पल से मिलता जुलता है। एक क्लियर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन पर प्राइस ने कई बार रेजिस्टेंस किया। जब भी इसने रेजिस्टेंस किया, प्राइस तेजी से गिर गई, लेकिन 7 जुलाई को यह रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर कंसोलिडेट होने लगा, जो कि प्राइस एक्सेप्टेंस के अलावा और कुछ नहीं है। ये सेलर्स की एब्सेंस को इंडिकेट करता है, क्योंकि तेज बिक्री गायब है और प्राइस की रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को तोड़ने की हाई प्रोबेबिलिटी है। इमेज 4.18 प्राइस एक्सेप्टेंस रिजल्ट इन टाटा स्टील। इमेज 4.18 रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस एक्सेप्टेंस दिखाने के बाद प्राइस एक्शन का रिजल्ट दिखाता है। इमेज 4.19 प्राइस एक्सेप्टेंस इन आईओसी। पिछले 2 उदाहरणों ने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास प्राइस एक्सेप्टेंस दिखाई, लेकिन इमेज 4.19 सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस एक्सेप्टेंस दिखाती है। ये आईओसी का 15 मिनट का चार्ट है और इसमें एक क्लियर सपोर्ट लाइन है। क्या आप एग्री करते हैं कि सपोर्ट लाइन बायर्स की है? इसके अलावा अगर वे पावरफुल हैं, तो उन्हें अपने प्राइस लेवल्स को डिफेंड करना चाहिए। लेकिन इस मामले में प्राइस ने सपोर्ट ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया और कुछ समय के लिए वहां ट्रेडिंग शुरू कर दिया, लेकिन बायर्स एब्सेंट हैं और ये सपोर्ट लाइन के नीचे प्राइस एक्सेप्टेंस के अलावा और कुछ नहीं है। इमेज 4.20 प्राइस एक्सेप्टेंस रिजल्ट इन आईओसी। इमेज 4.20 सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस एक्सेप्टेंस दिखाने के बाद प्राइस एक्शन का रिजल्ट दिखाता है। प्राइस रिजेक्शन। प्राइस रिजेक्शन प्राइस एक्सेप्टेंस कॉन्सेप्ट के अपोजिट है। यहाँ प्राइस जब भी क्रूशियल प्राइस लेवल पर पहुंचती है, यह सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है, तो एक तेज रिएक्शन दिखाती है। ये शार्प रिएक्शन क्विक टाइम में प्रेफरेबली 1-2 कैंडल्स में आनी चाहिए। इमेज 4.21 प्राइस रिजेक्शन इन बैंक निफ्टी।
दिखाई जा रही इमेज 15 मिनट की टाइम फ्रेम में 3 हफ्ते के बैंक निफ्टी चार्ट को दिखाती है। ये थोड़ा कंप्रेस्ड दिखता है क्योंकि मैं स्विंग हाई को इंडिकेट करना चाहता था। जब 28 जून को बाजार खुला तो पहली कैंडल 15 मिनट की टाइम फ्रेम में ने ही एक बिग सेलिंग विक के थ्रू प्राइस रिजेक्शन दिखाया। ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर बायर्स की शार्प रिएक्शन को इंडिकेट करता है, इसलिए प्राइस के साइडवेज या नीचे की ओर जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। इमेज 4.22 प्राइस रिजेक्शन इन निफ्टी। दिखाई जा रही इमेज आईबी लो के साथ अलाइंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर एक क्लियर प्राइस रिजेक्शन दिखाती है। एक क्लियर बाइंग वीक है जो शार्प है और प्राइस तुरंत वापस बाउंस कर गई है। एक बार जब ये इस तरह की क्लियर रिजेक्शन दिखाता है तो हम एक नॉट बियरिश व्यू बनाए रख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि प्राइस शेष दिन के लिए थोड़ा बुलिश आउटलुक के लिए साइडवेज में डिस्प्ले होता है। इमेज 4.23 रिलायंस में प्राइस रिजेक्शन। इमेज 4.23 एक दिलचस्प और रेयर चार्ट शो करती है। लगातार 3 दिनों में रिलायंस ने पीडीएच पर पहली कैंडल 15 मिनट चार्ट में रिजेक्शन शो की और शेष दिन के लिए गिर गया। चाहे आप प्राइस एक्सेप्टेंस या प्राइस रिजेक्शन का ट्रेड करें, विपरीत दिशा में एक स्टॉप लॉस कंपलसरी है। 10 पावरफुल इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम। कई लोगों के मुताबिक इंट्राडे ट्रेडिंग आपके पैसे चुराने के लिए बदनाम है। इसकी वजह यह है कि ट्रेडर्स P&L ध्यान देने के बजाय दूसरे ट्रेडर्स को हराने में खेल का मजा लेना शुरू कर देते हैं। सफल ट्रेडर्स और अन्य ट्रेडर्स के बीच डिफरेंस का स्किल्स से बहुत कम लेना देना है। इसका संबंध लगन या परसिवरेंस से है। एवरेज ट्रेडर्स जल्द ही छोड़ देते हैं, अच्छे ट्रेडर्स चलते रहते हैं प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ। बस इसमें इतनी सी बात है, हम इंसान हैं और गलतियां करना नेचुरल है। जब इंट्राडे ट्रेडिंग की बात आती है तो हम में से ज्यादातर इमोशंस में आकर काम करते हैं या रातों रात लाखों कमाने का एम रखते हैं। दोनों में ही ज्यादातर बिगिनर्स पूरे जोश के साथ ट्रेड करना शुरू करते हैं, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई को मार्केट में गंवा देते हैं। शुरुआत में गलतियां करना ठीक है, क्योंकि अगर आप गलतियां नहीं कर रहे हैं तो आप सीख नहीं रहे हैं। लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना ट्रेड में बहुत बड़ा पाप है। इसलिए इससे पहले कि हम इंट्राडे सिस्टम सीखें, आइए ट्रेडर्स जो 4 कॉमन गलतियां करते हैं उनको स्टडी करें। 1. न्यूज पर आधारित ट्रेडिंग। कोविड-19 महामारी के दौरान बिना फेस मास्क के बाहर जाना खतरनाक है, लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा खतरनाक क्या है? न्यूज के आधार पर ट्रेड करना। मान लीजिए कि एक आदमी एक रेपुटेटेड कंपनी में एक महत्वपूर्ण पोजीशन पर है। उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी एक अच्छा प्रोजेक्ट प्लान कर रही है और आखिरकार चालू तिमाही में अच्छा मुनाफा कमाएगी। कंपनी के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस के कारण उसे सीधे शेयर खरीदने की इजाजत नहीं है। अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते? आप एक ईमानदार आदमी हो सकते हैं और इस नॉलेज का कोई फायदा नहीं उठा सकते हैं, लेकिन कितने लोग इसी रास्ते पर चलेंगे? ज्यादातर लोग सीक्रेटली अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इसलिए न्यूज में खबर आने से पहले वे अच्छी क्वांटिटी में शेयर जमा कर लेते हैं। एक्यूमुलेशन के बाद अपनी होल्डिंग बेचने का सबसे अच्छा समय क्या है? ये न्यूज के तुरंत बाद है, क्योंकि जनता अधिक खरीदना शुरू कर देती है। इससे उन्हें प्राइस में ज्यादा गिरावट के बिना अपनी होल्डिंग बेचने में मदद मिलती है। जब आप जनता में से एक होते हैं और न्यूज आने के बाद खरीद रहे होते हैं, तो आप लेट बायर्स में से एक होने का नुकसान उठाते हैं और उन पॉइंट्स पर कीमतें गिरना शुरू हो सकती हैं। इसलिए कभी भी न्यूज के आधार पर अपने इंट्राडे ट्रेड का प्लान न बनाएं। 2. तैयारी की कमी। हम सभी सोचते हैं कि एक अच्छे कॉलेज में विशेष डिग्री प्राप्त करना एक अच्छी नौकरी पाने के लिए मिनिमम आवश्यकता है, लेकिन जब ट्रेडिंग की बात आती है तो बहुत से लोग मानते हैं कि ट्रेडिंग वर्कशॉप में भाग लेने या YouTube वीडियो देखने के बाद ही पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सफल होने के लिए एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में लगातार कोशिश करने की जरूरत है। प्रत्येक ट्रेडिंग को डिसिप्लिन के साथ करने की आवश्यकता है और ये आपके रैंडम इम्पल्सिव थॉट्स का परिणाम नहीं होना चाहिए। किसी भी आदमी द्वारा डे ट्रेडिंग में ट्रेड शुरू करने से पहले एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया और मनी मैनेजमेंट रूल से युक्त एक क्लियर ट्रेड प्लान कंपलसरी होना चाहिए। 3. स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग। अपने ट्रेडिंग करियर में
मैंने कभी किसी को नहीं देखा जिसने अपना पूरा कैपिटल 50 या 100 छोटे नुकसान के माध्यम से उड़ा दिया। लेकिन जिन ट्रेडर्स ने अपनी पूरी कैपिटल गंवाया, उन्होंने इसे 3-4 बड़े झटकों में किया। किसी भी ट्रेड के केवल 5 आउटकम हो सकते हैं: एक ब्रेक इवन, एक छोटा फायदा, एक छोटा नुकसान, एक बड़ा फायदा, एक बड़ा नुकसान। खेल में बने रहने के लिए अपने ट्रेड में एक बड़ा नुकसान से बचना हमेशा जरूरी है। अपने सभी ट्रेडों में स्टॉप लॉस रखने से इस एम को पाने में मदद मिलती है। मैंने ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस से रिलेटेड 2 और गलतियां देखी हैं। एक, स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए ये सोचकर कि बड़े खिलाड़ी हंट करेंगे, और 2, स्टॉप लॉस या एग्जिट क्लोजिंग बेस के आधार पर रखना। हालांकि इंट्राडे ट्रेडिंग में ये दोनों तकनीक उचित है, लेकिन सीरियस खतरे भी हैं। मान लें कि आपके दिमाग में स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर आपके सिस्टम, इंटरनेट या ब्रोकर के साथ कोई इश्यू है तो क्या होगा? यही लॉजिक क्लोजिंग बेसिक स्टॉप लॉस के साथ भी जाता है। ये दोनों तकनीकें भारी नुकसान के लिए एक ओपन इनविटेशन देती हैं। इस इश्यू से बचने के लिए एक सिंपल टिप ये है कि ट्रेड करने से पहले अपने स्टॉप लॉस लेवल्स के बारे में अवेयर होना चाहिए। जब एक बार आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है तो तुरंत स्टॉप लॉस ऑर्डर दें। 4, फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO। एक ट्रेडिंग डे, आप चार्ट देख रहे हैं, आपका मन आपको ट्रेड करने की सलाह देता है, लेकिन आप किसी वजह से इसे इग्नोर कर देते हैं। आपके दोस्त ने वही ट्रेड किया और उसमें से अच्छा प्रॉफिट कमाया। ये सुनते ही आपके दिल में बेचैनी होने लगती है, और इस तरह के एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस का रिजल्ट FOMO होता है। आप किसी और दिन इसी तरह के चार्ट सेटअप को देखते हैं, लेकिन इस मामले में आप 100% श्योर नहीं है। हालांकि आपका दिमाग पिछले अनुभव के बारे में सोचता है और आपको ट्रेड करने के लिए पुश करता है, लेकिन प्राइस अपोजिट दिशा में जाती है और आपके स्टॉप लॉस को हिट करती है। कभी कभी ट्रेडर्स की थॉट प्रोसेस के कारण भी फोमो होता है। बहुत से लोग हर ट्रेड और हर ट्रेडिंग पर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इस तरह की सोच के साथ हर छोटी चाल एक बड़े मूव की शुरुआत जैसी लगती है, और वे बहुत सारे अननेसेसरी ट्रेड करते हैं। फोमो से बचने का एक आसान तरीका 100% डिफाइंड एंट्री रूल्स के साथ एक ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करना है। जब एंट्री रूल पूरी तरह से डिफाइंड हो जाते हैं तो रैंडम ट्रेड लेने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को फाइनलाइज कैसे करें? अगर आप YouTube पर इंट्राडे स्ट्रेटेजी खोजते हैं तो आपको अलग अलग डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को एक्सप्लेन करने वाले हजारों यदि लाखों नहीं वीडियो मिलेंगे, लेकिन इनमें से अधिकतर स्ट्रेटेजीज का बैक टेस्ट नहीं किया गया है, या उन्हें केवल एक छोटी ड्यूरेशन के लिए बैक टेस्ट किया गया होगा। अगर आप लंबे समय में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पिक करनी होगी जो लंबी ड्यूरेशन में पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाए। मेरा सुझाव है कि 10 वर्षों के हिस्टोरिकल डेटा न्यूनतम 5 वर्ष में एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करें। यदि सिस्टम 10 वर्षों के हिस्टोरिकल डेटा के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है तो फ्यूचर में इसके प्रॉफिट देने की हाई प्रोबेबिलिटी है। जब आप किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को एनालाइज कर रहे हों तो एनालाइज करने के लिए महत्वपूर्ण पैरामीटर नीचे दिए गए हैं। 1, एक्यूरेसी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में नए हैं तो प्लीज इस पॉइंट पर ध्यान दें। 90% ट्रेडिंग एक्यूरेसी जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग की अनसर्टेन दुनिया में अन्य फैक्टर्स से समझौता किए बिना 90% एक्यूरेसी इम्पॉसिबल है। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं कि निफ्टी को 16,000 पर खरीदें, टारगेट 16,100 रखें और स्टॉप लॉस 12,000। केवल इसी तरह की कॉल 90% से अधिक एक्यूरेसी पैदा कर सकती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप ऐसे कॉल से पैसा कमा सकते हैं? फैक्ट 1, एक अच्छी ट्रेडिंग सिस्टम में बिना अन्य फैक्टर्स से समझौते के केवल लगभग 40 से 60% एक्यूरेसी होगी। 2, प्रॉफिट फैक्टर PF। यह रिस्क रिवॉर्ड के समान है। यह इस फॉर्मूले को यूज करके निकाला जाता है। प्रॉफिट फैक्टर बराबर है टोटल प्रॉफिट बाय विनिंग ट्रेड्स या टोटल लॉस बाय लूजिंग ट्रेड्स। ज्यादातर मामलों में PF एक्यूरेसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। जब भी हम हाई एक्यूरेसी वाले ट्रेडिंग सिस्टम की तलाश करते हैं तो PF अपने आप कम हो जाता है। इसके उलट कई कम एक्यूरेसी वाले ट्रेडिंग सिस्टम में हाई PF